अब तो यार फिर चलो भाई बच्चों, तो आज हमारा नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल। क्या नाम है भैया? अरे बोलो। नाश्ता नहीं कर गया? मैं कराऊं? अब देख, सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट आएगा है। कार्बोहाइड्रेट में शुगर, ठीक है ना, ये सब मिलेगा आपको हमारे पास। चलेगा। तो भैया आज का हमारा नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। छोटा चैप्टर है, बायोलॉजिकल रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। एक बायो के अंदर आपके चैप्टर आता है 12th क्लास के अंदर, डीएनए वाला, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वहां का काफी पोर्शन यहाँ पर इंक्लूड है, जैसे कि आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आपका आएगा। उसके अलावा आपका 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल के नाम से, वो सारा का सारा चैप्टर यहाँ पर उठा हुआ है। ठीक है, तो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे एक एक करके और समझेंगे कि यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज यहाँ पर हमारे बड़े काम की होती है। चलिएगा, देखो अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स वर्ड को समझने की कोशिश करूं तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। नंबर 1 क्या है? बायो, और दूसरा क्या है भैया? मॉलिक्यूल्स। बायो का मतलब क्या होता है भाई? लाइफ। लाइफ बोले तो यहाँ किसकी बात हो रही? लिविंग की बात हो रही। और मॉलिक्यूल्स तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे जो कहाँ देखने मिलते हैं हमको? लिविंग सिस्टम के अंदर। कहाँ देखने मिलेंगे भाई? लिविंग सिस्टम के अंदर। लिविंग सिस्टम के अंदर क्या क्या मॉलिक्यूल्स हम देख सकते हैं, उन सभी चीजों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारे लिविंग सिस्टम में क्या क्या चीजें पाई जा सकती हैं, तो आप सबसे पहले बताओगे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे आजकल के कार्ब्स बोलने लग गए भैया, लड़के ला रहे, लौंडे ला रहे, ठीक है, वो थोड़ा सा लौंडे ला रहे, मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं वो कार्ब्स बोलने लगते हैं, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, प्राइम सोर्स है भैया, समझ में आ रही बात। उसके बाद में आपने सुना होगा जिम में जाने वाले लौंडे लपाटे प्रोटीन पियेंगे जी, समझ में आ रही बात, ठीक है। जैसे हमारी बेचारी लड़कियां बैठी हुई हैं, ये फैट नहीं खाएंगी जी, क्यों? ये मोटी हो जाएंगी, समझ में आ रही बात। तो ये क्या है? फैट है, फिर आपके क्या होगा? लिपिड होगा। मल्टीविटामिन आपने सुना होगा, तो उनके लिए क्या वर्ड यूज होगा भैया? विटामिन या वाइटामिन भी बोलते हैं कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग। तो ये क्या हो गया? आपके 4 हो गए। उसके अलावा और क्या हो सकता है? उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर कई सारी केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, उनको कंट्रोल करने वाले क्या होते हैं भाई? आपके एंजाइम्स होते हैं, समझ में आ रही बात। उसके अलावा क्या होते हैं? आपके हॉर्मोन्स होते हैं। तो ये सारे लगभग मैंने क्या कर दिया, आपके मेन चीजें हमने यहाँ पर क्या कर दी भाई? इंक्लूड कर दिया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई? बोलो, अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, तो एक एक करके हम यहाँ पर समझेंगे। तो मॉलिक्यूल कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? लिविंग सिस्टम के अंदर होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ। और एक चीज तो मैं भूल ही गया आपके, और वो क्या है? वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड समझते हैं ना, डीएनए आरएनए, आ रही बात समझ में? तो ये तो सबसे मेन है ना, सेल को लिविंग यही बनाएंगे ना, जेनेटिक मटेरियल इन्हीं का होता है, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन हुआ, लिपिड हुआ, विटामिन, हार्मोन्स और एंजाइम्स हो गए, सब के सब बेटा हमारे क्या है? ये सब के सब हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात भाई यहाँ तक के लिए? चलिएगा। अब देखो, जैसे कि बड़ी दीवार आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी कमरे के चारों तरफ, ये दीवार क्या आपने ऐसे के ऐसे डाउनलोड करके लगा दी क्या यहाँ पे? अरे बताओ भाई, क्या ऐसे की ऐसे डाउनलोड करके लगा दी? नहीं, किसी न किसी छोटी यूनिट से तो मिलकर के बनी होगी। उसी तरह से ये बायोमोलिक्यूल्स भी हमारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बनते हैं। जो बेटा मैंने इस साइड पर लिखे हैं, ये है आपके पॉलीमर्स। ये क्या है भैया? आपके पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स का मतलब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट आपस में मिलकर के एक बड़ी यूनिट बनाती है। तो इन पॉलीमर का मोनोमर कौन होगा वो समझना ज्यादा जरूरी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर होता है वो शुगर होती है, समझ में आ रही बात। जैसे कार्बोहाइड्रेट कई टाइप के हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलने लग जाऊं स्टार्च, वो किससे मिलकर के बनता है आपका? वो बनता है शुगर, जिसका नाम क्या है आपका? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज की मल्टीपल यूनिट आपस में मिलकर क्या बनाएंगी? स्टार्च बनाएंगी, समझ में आ रही बात आपके। जैसे एक वर्ड आता है इनुलिन, इंसुलिन नहीं कह रहा मैं, ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ड आता है इनुलिन, इंसुलिन अलग होता है, सॉरी मैं खुद इंसुलिन लिख रहा, क्या है भैया? हमारा इनुलिन, ठीक है। ये किसका पॉलीमर है? ये हमारे फ्रक्टोज का पॉलीमर है। तो इनुलिन भी क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, समझ में आ रही बात। ग्लाइकोजन आपने नाम सुना होगा एनिमल स्टार्च के नाम से। सेलुलोज तो जानते ही होंगे, सेलुलोज का नाम तो आप जानते ही होंगे। तो वो सब क्या है? आपके कार्बोहाइड्रेट है। उनकी यूनिट क्या है? शुगर है। न्यूक्लिक एसिड, इनकी जो मोनोमर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। डिटेल लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। प्रोटीन का जो मोनोमर है, वो प्रोटीन किससे मिलकर के बनता है भैया? अमीनो एसिड से। लिपिड किससे बनता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से क्या बनता है भैया? आपके लिपिड बनते हैं, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात आपके? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तो बेसिकली हम यहाँ पर इन्हीं से डील करने वाले हैं, इनके मोनोमेरिक यूनिट। और ये जो बाद में नीचे 3 नाम लिखे हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। चलिए, सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले अगर हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो वो क्यों चाहिए? वो किससे लेता है? वो लेता है कार्बोहाइड्रेट से, याद रखिएगा। सबसे पहले हमारी बॉडी एनर्जी किससे लेगी भाई?
कार्बोहाइड्रेट से पकड़ी गई एनर्जी। जैसे ही फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो कि स्कूल के अंदर असेंबली में खड़े हो जाती हैं बेचारी, खा पी के तो घर से कुछ जाती नहीं, फिर ये बैक टू बैक 3-4 इन्हें चक्कर आके गिरते हैं, फिर टीचर 3-4 की ड्यूटी लगती है, बलशाली से टीचर भेजा के उन्हें पकड़ कर, ओ बेटे चक्कर आ गए, ऐसे लेके क्लास में जाओ। असेंबली नहीं बंद होती, पर होती तो नहीं, ठीक है, मजाल है तुम मतलब, ठीक है। अब मान लो किसी लड़के को चक्कर आ गए, मैं कहा चल पी का आया होगा तुझे, हटाओ इसे एक तरह। हाँ, लड़के को बेटा कुछ खा के नहीं आई, इन्हें खाने के लिए बिस्किट वगैरह। मैं बता दो, हमारा एग्जाम चल रहा था भैया एक बार, तो हमारे एग्जाम में एक लड़की पकड़े गई भैया चीटिंग करती हुई, ग्रेजुएशन की बात कर रहा मैं, बीएससी की, चीटिंग करते हुए लड़की पकड़ी गई चीटिंग करती हुई, ठीक है। तो उस एग्जाम के अंदर हुआ ये कि जैसे चीटिंग उसकी पकड़ी गई तो लड़की ने एक्टिंग चालू कर दी, मैं बेहोश हो गई, मैं गिर गई, मुझे चक्कर आ गया, फलाना ढिकाना। तो जो क्लास के उसके सराउंडिंग की और लड़कियां थी वो बोली कि सर इसने ना सुबह से कुछ नहीं खाया, इसके लिए कुछ अरेंज करो। भाग के भैया जो वहां के टीचर थे उन्होंने किसका इंतजाम करा, फ्रूटी का, बिस्किट का, ये लेकर इनको कल खा बैठ के। मगर अच्छा भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो हमारे में से भी एक लड़का था, क्या अल्लाह भाई हम भी ट्राई करके देखे। लड़का भी फर्रा लेके गया, वो पकड़ा गया, उसकी यूएफएम लगा दिया, खाने को कुछ दिया नहीं है। तो ये भेदभाव गलत हुआ नहीं हुआ हमारे साथ में? खैर पर मैं नहीं था कभी, सोचो सर आप इतने थे। मैं बता दूं मैं चीटिंग वीटिंग नहीं करता, ठीक है। मैं डायरेक्ट नहीं भाई, मैं तो डायरेक्ट हायर अथॉरिटी में अपना इंतजाम करके रखता हूँ। खैर इधर आ जाइएगा। तो बेटा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, अच्छा ग्लूकोन डी देखा ना आपने, अरे बाहर से ग्लूकोन डी लाया, पानी के अंदर घोला, पी गए, क्या है वो? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट है। समझ मारी बात आपको? क्लियर है? समझ मारी बात आपकी? ठीक है, चलेगा। जैसा आपने देखा होगा ना, घर के अंदर आप भले आप चने की चाट खा लो, खीरे खा लो, फ्रूट खा लो, इतने तुम रोटी नहीं खाओगे, चावल नहीं खाओगे, इतने तुम्हें सुकून नहीं मिलता। होता है नहीं होता है? मेंटली सुकून जो रिलैक्स मानता है आदमी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अगर आप रोटी चावल नहीं खाओगे कि आपकी जिंदगी नहीं जी पाओगे, आप मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है भैया। आपकी बॉडी को कुछ चीजों की जरूरत है, आप उसे कैसे भी पूरा करें, लेकिन जो आपके चावल होते हैं, जो आपके रोटी होते हैं, वो रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको उनकी बॉडी की क्या हो चुकी है, हैबिट हो चुकी है, इसीलिए आपको उनकी क्या लगती है, तलब महसूस होती है। ठीक है, चलिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है भैया? एनर्जी का मेन सोर्स होता है। अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पुराने जो उसमें डेफिनेशन मानी जाती थी, कार्बो का मतलब कार्बन और हाइड्रेट का मतलब वाटर था, तो इसको कहा जाता था हाइड्रेटेड कार्बन। क्या बोलते थे भैया इसको बोलते थे हाइड्रेटेड कार्बन। ये तो थी पुरानी की पुरानी डेफिनेशन। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है कि जो आपका हाइड्रेटेड कार्बन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जैसे जैसे हम केमिकल कंपोजिशन समझना हमने स्टार्ट कर दिया, उस टाइम पर डेफिनेशन चेंज हो गए। और ये डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, अभी तुम्हारा केमिस्ट्री का वाइवा होने वाला है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। सीधी सीधी डेफिनेशन, बड़ा कॉमन है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अब देखिएगा क्या वर्ड, ध्यान सुनिएगा। पॉलीहाइड्रोक्सी, क्या वर्ड लगा हुआ है भैया? पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का मतलब सर मोर देन वन, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट ऐसे ग्रुप होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें एक से ज्यादा क्या लगे हुए हों, OH ग्रुप हों, और वो क्या होंगे? वो होंगे आपके एल्डिहाइड होंगे। अरे सर ये क्या हुआ? ये तो ग्लूकोज, जिसे हम अब तक ग्लूकोज समझ रहे थे, क्या ये एल्डिहाइड है केमिकली? यस, ये केमिकली एल्डिहाइड है। लेकिन कौन सा एल्डिहाइड है? नॉर्मल एल्डिहाइड नहीं, ये है बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मतलब ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप लगे हुए हैं। क्या सर एल्डिहाइड ही होगा? नहीं, वो कीटोन भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो पॉलीहाइड्रोक्सी या तो क्या होगा? एल्डिहाइड होगा, या पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होगा? कीटोन्स मौजूद होगा। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि उसमें दो फंक्शनल ग्रुप आपको देखने मिलेंगे, एक मिलेगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक मिलेगा आपको OH। आ रही बात समझ में? मल्टीपल OH होंगे, एक ग्रुप ये होगा। अगर ये एल्डिहाइड बना दिया जाए तो ये क्या हो गया? आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया। और अगर इसको कीटोन बनाना है तो दोनों तरफ क्या लगा दिया जाएगा? कार्बन लगा दिया जाएगा। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? अगर एग्जामिनर आपसे पूछे क्या जवाब दोगे? सर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को ही हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। यहां तक कहानी समझ में नहीं आई क्या? अरे इजी है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे? क्लासिफिकेशन। देखो जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान से सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट का क्या किया जाएगा? हाइड्रोलिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है भैया? हाइड्रोलिसिस किया जाता है। अब हाइड्रोलिसिस के करने के बेसिस पर आपके कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। नंबर वन मोनोसैकेराइड। नंबर वन क्या है भैया आपका? मोनोसैकेराइड।
नंबर 2 पर क्या आता है बच्चों आपका ओलिगोसैकेराइड, डाई मत बोल देना, क्या बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। नंबर 3 पर क्या आएगा भैया आपके, यहां पर आएगा आपके पॉलीसैकेराइड आएगा। समझ में आ रही बात आपके। तो कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस हो सकता है या ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस के बिहाफ पर, या हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के हिसाब से कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट है आपके, 3 टाइप के। नाम बोलो फटाफट जल्दी करके। नंबर 1 कौन सा बेटा, मोनोसैकेराइड। नंबर 2 पर क्या है, ओलिगोसैकेराइड। नंबर 3 पर क्या है, पॉलीसैकेराइड। वेरी गुड, शाबाश। अब मुझे एक बात बताइएगा, मोनो का मतलब क्या है भाई? सर मोनो का मतलब है एक। मोनो का मतलब क्या है? मोनो का मतलब है एक। सैकेराइड मतलब शुगर की यूनिट है, यानी कि ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें केवल एक ही शुगर की यूनिट है। अरे भैया जब एक ही शुगर की यूनिट है, इसीलिए उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस क्या नहीं है भैया, पॉसिबल नहीं है। याद रखिएगा, समझ लो पहले, फर्दर हाइड्रोलिसिस क्या नहीं कर सकते हम। अरे भाई एक ही तो यूनिट है ना, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब है वो अपनी सिंपल यूनिट में टूट गया। समझ में आ रही बात। अब एक अकेली यूनिट है, ये नहीं टूट सकता। समझ में आ रही बात। एग्जांपल याद रखिएगा, एग्जांपल मोनोसैकेराइड का ग्लूकोज, अबे जानते हो ना ग्लूकोज, फॉर्मूला सुना। एग्जांपल जैसे कि आपने सुना होगा फ्रक्टोज, अबे सुना नहीं होगा। एग्जांपल जैसे कि आप सुनोगे राइबोज, अबे राइबोज सुना नहीं सुना। अच्छा डीऑक्सी राइबोज, अबे सुना नहीं सुना, बोलो। ठीक है, ये क्या है, ये सब के सब आपके क्या होते हैं भैया, ये सब के सब आपके मोनोसैकेराइड है। एग्जांपल हो गए जैसे कि आपका गैलेक्टोज। आ रही बात समझ में, क्लियर है? तो ये सब के सब क्या है आपके, सब के सब आपके मोनोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड का मतलब ध्यान सुनिएगा क्या है। ओलिगो का सैकेराइड का मतलब होता है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके हाइड्रोलाइसिस पर 2 से 10 यूनिट मोनोसैकेराइड की मिलेगी। क्या बोला मैंने, कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके हाइड्रोलाइसिस पर 2 से 10 यूनिट किसकी मिलती है, मोनोसैकेराइड की मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। समझ में आ रही बात। अगर वो 2 यूनिट दे रहा है तो उसको हम क्या नाम देंगे भैया, डाइसैकेराइड का। अगर वो 3 दे रहा है तो क्या बोलेंगे, ट्राइसैकेराइड का, एंड सो ऑन। तो डाइसैकेराइड के ही 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। सर डाइसैकेराइड का नंबर 1 का जो एग्जांपल है वो है सुक्रोज। नंबर 1 क्या है भैया आपका, सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलकर के बनता है? सर ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं सुक्रोज को तो इसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर तोड़ा जाता है। समझ में आ रही बात। दूसरा जो यहां पर आपको याद रखना है वो क्या है भैया, वो है लैक्टोज। क्या है भैया, लैक्टोज। सर लैक्टोज किससे मिलकर के बनता है? अच्छा लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मिल्क के अंदर पाई जाने वाली शुगर कौन सी है, लैक्टोज है। जो टेबल शुगर है उसका नाम क्या है, सुक्रोज, जिसे आप घर के अंदर चीनी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही बात। तो लैक्टोज किससे मिलकर के बनेगा, ये बनेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज। भाई 2 मोनोसैकेराइड मिलेगी ना, एक क्या है आपकी ग्लूकोज और एक क्या हो गई आपके गैलेक्टोज। देखो ग्लूकोज गैलेक्टोज इन दोनों ने मिलाकर क्या बनाया आपके, ये बनाया लैक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ने क्या बना दिया आपके, इन्होंने बना दिया सुक्रोज। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भैया। ठीक है, तीसरा एक और एग्जांपल याद रखिएगा जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है माल्टोज। माल्टोज में 2 यूनिट किसकी होती है, ग्लूकोज की ही देखने मिलेंगी। समझ में आ रही बात। तो ये आपको याद रखना है कि किसका क्या हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, हालांकि डिटेल हम यहाँ पर सभी की देखने वाले। ठीक है, थर्ड वन आता है पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब भाई 10 तक के तो आ गया ना। अगर किसी में 10 से ज्यादा यूनिट अगर किसी की दिखाई पड़ रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। जैसे कि आपने नाम सुना होगा बॉस सेल्यूलोज का, आपने नाम सुना होगा स्टार्च का, आपने नाम सुना होगा ग्लाइकोजन का। ये सभी के सभी क्या हैं आपके, ये सभी के सभी आपके बेटा पॉलीसैकेराइड हमको देखने मिलते हैं। तो क्लासिफिकेशन समझ में आया भाई, समझ में आया। अब देख लो भैया हमने क्या लिख रखा, देखो लिख लिया भाई तुमने, ये रह रहा कुछ लिख लिया, कर दो बेटा। ग्लूकोज, ग्लूकोज 2 यूनिट ग्लूकोज, ये आगे आएगा डोंट वरी। माल्टोज 2 यूनिट किससे बनेगा भाई, माल्टोज बनेगा 2 यूनिट ग्लूकोज की रहेगी। लैक्टोज मैंने बता दिया और सुक्रोज भी मैंने बता दिया, मिटा दो सब, कोई दिक्कत चलेगा। तो एक एक करके अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी कहानी क्या है। सबसे पहले कि मोनोसैकेराइड क्या है, नॉन हाइड्रोलाइजेबल, मतलब जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। ये वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हाईली वाटर सॉल्युबल, बहुत ज्यादा पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। आप एक काम करना, घर पे जाओ, ग्लूकोन डी कुछ नहीं है, वो केवल और केवल ग्लूकोज है, मतलब मोनोसैकेराइड हुआ। अब आप उसे पानी में कितना ही घोल लो, आप आधे गिलास पानी में 10 चम्मच डाल दो, सारी की सारी घुल जाएगी। इतनी हाईली सॉल्युबल वाटर के अंदर होती है, स्वीट इन टेस्ट होती है। आ रही बात समझ में। जो आपकी मोनोसैकेराइड होगी वो स्वीट इन टेस्ट होगी। सर डाइसैकेराइड वो बेटा स्वीट इन टेस्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। समझ में आ रही बात आपके। डाइसैकेराइड क्या है, वो स्वीट इन टेस्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। पॉलीसैकेराइड तो भूल ही जाओ, बिल्कुल भी आपको क्या नहीं मिलेगी, उसके अंदर बिल्कुल भी आपको मिठास देखने नहीं मिलेगी। समझ में आ रही बात, चलिएगा। तो ये क्या है आपका स्वीट इन टेस्ट हो गया। एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं भाई, मोनोसैकेराइड के एग्जांपल हैं। ठीक है, अब इसमें जो सबसे जरूरी आपको पढ़ना है वो पढ़ना है भैया ग्लूकोज के बारे में। किसके बारे में बात करनी है भैया, ग्लूकोज के बारे में बात करनी है। कोई दिक्कत वाली बात है, चलिएगा।
ठीक है। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या है? C6H12O6। ये तो आपको पता लग गया कि कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन शुगर, हाँ या ना? समझ में आ रही बात? सर ये कौन सी है? तो ये क्या है आपका? ये आपकी एल्डोज शुगर है। ओज मतलब किसके लिए आ रहा? शुगर के लिए आ रहा, ठीक है। तो कौन सी शुगर है? एल्डिहाइड वाली शुगर है, यानी कि ग्लूकोज कुछ नहीं है, ये आपका पॉलीहाइड्रोक्सी, क्या है भैया? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, याद रखिएगा। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोज शुगर बोलते हैं। समझ में आ रही बात? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा, अब इसकी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे? बात करेंगे। ग्लूकोज आप अच्छी तरीके से जानते, अभी बताया मैंने, हाईली सोल्यूबल होती है। सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम समझते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है। देखिएगा, देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6, यानी कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो भैया ले लो 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत वाली बात है भैया? ठीक है। कौन सी शुगर है? एल्डिहाइड वाली। जब एल्डिहाइड प्राइम फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डिहाइड को नंबर 1 देना है। समझ में आ रही बात? तो यहां पर कौन जुड़ा हुआ है हमारा? यहां पर जुड़ा हुआ है CHO, है ना? अब ध्यान सुनिएगा, कार्बन नंबर 2 पर ये OH आ गया, कार्बन नंबर 3 पर ये OH आ गया, ये OH आ गया, ये OH आ गया, और इधर आ गया आपके CH2OH। बाकी की वैलेंसी किससे पूरी कर दी हमने? बाकी की वैलेंसी हमने हाइड्रोजन से पूरी कर दी। आ रही बात समझ में? ये किसका स्ट्रक्चर है भाई? आपके ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। बार बार मैं इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाऊंगा क्या? नहीं भाई, समझ में आ रही बात? तो मैंने क्या ट्रिक अपना रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, कि जब भी अब मैं ग्लूकोज बनाऊंगा तो बनाऊंगा CHO CHOH होल 4। देखो CHOH 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 कितने हैं भैया? 4 हैं। तो CHOH होल 4, और नीचे क्या लिख दिया मैंने? नीचे लिख दिया CH2OH। ये मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, याद रखिएगा। समझ में आ रही बेटा बात? लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है? ये लीनियर स्ट्रक्चर है, और ये हम प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लीनियर होता है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू प्रूव कि ग्लूकोज हैज लीनियर स्ट्रक्चर? आप कैसे साबित करोगे कि ग्लूकोज लीनियर स्ट्रक्चर है? तो ये चीज आपको क्या रखनी है भैया? ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। बढ़ाऊं आगे बेटा? अरे बढ़ जाऊं, कोई दिक्कत वाली बात है? अरे बोलो भाई। चलिए, तो सबसे पहला आता है इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन करने के हैं 2 मेथड। सबसे पहला है आपका सुक्रोज, C12H22O11। इसको आप क्या डाल दो? पानी में डाल दो। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब सुक्रोज आप पानी में डालोगे तो क्या होगा? उसका हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस होने पर क्या देगा वो? एक ग्लूकोज और एक क्या देगा? फ्रक्टोज देगा। तो यहां पर क्या बनेगा? पानी के अंदर हाइड्रोलिसिस हुआ, ग्लूकोज मिला, और एक क्या बना? एक बना आपके फ्रक्टोज। ये है लेबोरेटरी मेथड। कोई दिक्कत वाली बात है? लैब के अंदर तो ऐसे बनाई जाएगी ग्लूकोज, कोई टेंशन है भैया? अब आता है आपका दूसरा मेथड, जिसमें क्या है? आप जिसमें क्या यूज कर रहे हो? स्टार्च का इस्तेमाल करें। देखो स्टार्च भी किससे मिलकर के बनता है? ये भी ग्लूकोज से मिलकर बनेगा। मेरी बात ध्यान सुनो, ग्लूकोज का एक फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, हाँ या ना? ठीक है। एक और यूनिट ग्लूकोज की अगर मैं लाऊंगा तो क्या बनेगा? C6H12O6। कोई दिक्कत वाली बात है? अभी ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपसे यहाँ पर, क्लियर है? तो जब ये 2 यूनिट बेटा आपस में जुड़ेंगी तो यहां से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा भैया? यहां से पानी का मॉलिक्यूल बेटा यहां से आपका बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जब ये दोनों यूनिट आपस में ग्लूकोज की जुड़ेंगी तो पानी का मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेगा। देखो चलो पहले बताओ, अगर मैं पानी का मॉलिक्यूल नहीं निकाल रहा तो इसका फॉर्मूला यही बनेगा ना, C12H24O12 बनेगा, नहीं बनेगा? लेकिन ऐसा तो जुड़ नहीं पाएगा। क्या निकालना पड़ेगा? पानी निकालना पड़ेगा। तो पानी निकालने के लिए क्या यहां पर C12H22 और क्या बनेगा? ये O11 होगा कि नहीं होगा? बना नहीं बना? ठीक है। एंड ऐसे ही क्या करते चले जाएंगे? सोन करते चले जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे ही क्या करते चले जा रहे हैं भैया? हम यहाँ पर क्या निकालते चले जा रहे हैं? पानी की यूनिट निकालते चले जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? और जब हम हर में से पानी की यूनिट, हर यूनिट के जोड़ने पर पानी की यूनिट करेंगे तो बहुत लंबी एक आपकी चेन बनती चली जाएगी। तो जब उसकी बड़ी सिंपलेस्ट वाली फॉर्मेशन, बड़ी सिंपलेस्ट वाले यूनिट रखेंगे उस स्टार्च की, तो बेटा उसका फॉर्मूला आता है C5H10O5। यहां से क्या बाहर है भैया? आपके C6, सॉरी, पानी ही का मॉलिक्यूल बाहर निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। समझ में आ रही बात आपके? एन यूनिट का मतलब क्या है? बहुत सारी यूनिट है। जितनी यूनिट तुम लोगे उतने ही क्या लोगे भैया? पानी के मॉलिक्यूल, तभी तो ग्लूकोज बनाओगे ना। अरे पानी के एक यूनिट में से एक पानी कम है तो 2 में से 2 कम होंगे, 3 में से 3, 10 में से 10, 100 में से 100, 1000 में से 1000। समझ में आ रही बात? और पूरा ग्लूकोज बनाने के लिए 1000 ही पानी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1000 कम है। तो जितने यहाँ पर यूनिट है उतने क्या किया आपने? पानी जोड़ा। तो पानी के अंदर डालते ही डाइल्यूट HCl, 2-3 एटीएम का प्रेशर, 393 केल्विन, क्या बनेंगे? एन मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे? C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज के बन जाता है। 2 प्रिपरेशन है बेटा, दोनों आपको क्या रखनी है भाई? याद रखनी है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात? चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अगली भैया? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बढ़ जाए आगे, चलिएगा। देखो इसकी
केमिकल प्रॉपर्टीज वही होगी जो कि एल्डिहाइड दिखाएगा। या तो भाई दो ही तो फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड वाला एक एल्कोहल वाला। तो जो केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड, यानी बच्चे घबराते हैं भाई, घबराने की जरूरत नहीं है भाई। जब इसमें फंक्शनल ग्रुप ही एल्डिहाइड और एल्कोहल वाला है तो केमिकल रिएक्शन भी तो वही दिखाएगा ना। अब ने थोड़ा ना कहना फंक्शनल ग्रुप तो है जी एल्डिहाइड वाला, आप कहने लगे जी हेलोएल्केन वाली रिएक्शन दिखाओ। क्यों दिखाओगे भाई हेलोएल्केन वाली रिएक्शन ही? दिमाग लगाओ भाई, क्या जरूरत है हेलोएल्केन की लगाने की? समझ रहे नहीं समझ रहे? तो जो फंक्शनल ग्रुप है केमिकल रिएक्शन भी तो वही होगी ना, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, दारू पी के थोड़े बन रहे। समझ में आ रही बात? आ जाओ भैया। चलिए, तो क्या है, हम सबसे पहले यहां पर केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे 5 केमिकल रिएक्शन है इसकी, और 5 में से मैं आपको बताऊंगा कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारी ही एक दो बार देखोगे ना तो तुम्हारी सब समझ में आ जाएगी। देखिएगा, सबसे पहली रिएक्शन है भैया आपका ऑक्सीडेशन। मैं कुछ चीज आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब भी आपका एल्कोहल है, अगर एल्कोहल का मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या बनेगा मेरा? एल्डिहाइड। क्या ये बात आपको नहीं बता चुका हूं क्या? ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा भैया? एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैंने लिया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान से सुनिएगा, तो एल्कोहल से केवल क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। अगर मैंने लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एल्कोहल से डायरेक्ट क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये ऑक्सीडेशन की कहानी है। समझ में आ रही भैया बात आपके? अरे क्लियर है? इतना तो समझ गए, नहीं समझ गए? अब बस इसी चीज की नॉलेज को हम यहां पर क्या करते हैं भैया? अप्लाई करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आप अच्छी तरह जानते हैं, CHO होल फॉर CH2OH, अच्छी तरीके से मालूम है। तो ये क्या है? ग्लूकोज का बेटा लीनियर स्ट्रक्चर है, कोई टेंशन वाली बात है? इसमें सबसे पहले हम डालते हैं टोलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग रिएजेंट या फिर ब्रोमीन वाटर। कितने हैं भैया यहाँ पर? 3 है। देखो, जितनी भी केमिकल रिएक्शन ग्लूकोज की आएंगी उसमें बेटा हर एक केमिकल रिएक्शन की रेलेवेंसी ये है कि वो कुछ ना कुछ प्रूव करेगी। आ रही बात समझ में? और एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन बड़ी मुश्किल पूछेगा। वो आपसे यही पूछेगा कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि अल्कोहल में उसके ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, CHO ग्रुप है, तो बताओ कौन सी केमिकल रिएक्शन दिखाओगे? आप प्रूव करके दिखाओ। तो आपको तब केमिकल रिएक्शन ये लिखनी है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बात? आप ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या है भैया मेरा? या तो आप क्या यूज करोगे? टोलेंस रिएजेंट, या आप क्या यूज करोगे? फेलिंग्स रिएजेंट, या आप क्या यूज करोगे? ब्रोमीन वाटर। अरे सर क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हम ये कंफर्म कर सके कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। समझो बात को, समझ में आ रही बात? अबे दो ही तो ग्रुप है ग्लूकोज के अंदर, एक C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल वाला, अब वो एल्डिहाइड है तो यहां पर कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। और दूसरा क्या है आपका? OH वाला। तो क्या कंफर्म करना है मुझे? ये वाला। अगर मुझे ये वाला कंफर्म करना है तो ये डिस्टर्ब करूंगा कि अनडिस्टर्ब रखूंगा? बोलो भाई, अगर मुझे इसको चेक करना तो इसे क्यों छेड़ू मैं? समझो बात को। तो जब मैंने यहां पर क्या लिया, जब बेटा मैंने यहां पर एल्डिहाइड लिया और N में से कोई भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहां पर यूज करेंगे तो एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। केवल ऊपर का COH चेंज कर दो, बाकी सारी कहानी सेम है। इजी है? इजी है? अभी है इजी। फंडा क्या रखिएगा सर? अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले क्या बनेगा? एल्डिहाइड। फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ है ना? और कार्बोनिल तो केवल यहीं पर ही है ना, कार्बोनिल तो केवल यहीं पर ही है ना। समझ में आ रही बात? तो अगर मुझे कार्बोनिल है तो OH तो छेड़ना ही नहीं, पहली बात। आ रही बात समझ में? दूसरा, जब कार्बोनिल के ऑक्सीडेशन से बनेगा ही क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, और कुछ बनना ही नहीं। तो यहां पर जो हमारा CHO है केवल उसे चेंज कर दो किसके अंदर? COH के अंदर। क्या बन गया आपका? ये ग्लूकोनिक एसिड। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात है? लेकिन अगर तुमने यहां पर क्या रख दिया भैया? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रख दिया। ध्यान से सुनिएगा, क्या रख दिया आपने? कॉन्सेंट्रेटेड HNO रख दिया, HNO3 रख दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? ये देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड को तो कार्बोक्सिलिक एसिड में करेगा ही करेगा, लेकिन जो फ्री OH ग्रुप होगा उसे पेल देगा। समझ में आ रही बात? फ्री OH ग्रुप कौन सा है भैया? नीचे लगा हुआ है क्या? अबे ये तो बंधे हुए बीच में। फ्री OH ग्रुप कौन सा? नीचे वाला। यानी ये CHO का भी क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। और जो नीचे OH लगा हुआ ना, इसका भी क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। स्ट्रॉन्ग है, वीक है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अल्कोहल से क्या? एल्डिहाइड, एंड फर्दर क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डायरेक्ट ऊपर का भी COH बना दो और नीचे में से भी क्या बना दो? COH बना दो। इसे बोलते हैं सैक्रिक एसिड। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये क्या चेक किया जाता है। देखो ये आपका, ध्यान से सुनिएगा, एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं, इधर ध्यान से देखिएगा। देखो ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर फिर से बना रहा हूं मैं, काफी चीजें यहां से समझेंगे। एक CHO, ये क्या है मेरा? CHOH 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? है भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब इधर ध्यान दो भाई, 2 मिनट के लिए, बहुत जरूरी चीज समझा रहा हूं मैं आपको। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कितने कार्बन से और जुड़ा हुआ है? 2।
एक ऊपर और एक क्या है नीचे, तो ये कौन सा कार्बन हुआ 2 डिग्री का, ध्यान से सुनिएगा, ये कौन सा कार्बन हुआ 2 डिग्री का। देखो कई सारी चीजें समझेंगे। ये वाला कार्बन कौन सा हुआ भाई ये बताओ, ये भी 2 डिग्री का हुआ। कैसे सर, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक उसके ऊपर है एक उसके नीचे है। ये भी कौन सा हुआ जी 2 डिग्री का, ये भी कौन सा हुआ 2 डिग्री का, ये कौन सा हुआ, ये प्राइमरी हुआ। आ रही बात समझ सर, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा वो केवल एक ही कार्बन है, तो ये क्या है, ये है आपका 1 डिग्री। और अगर तुम्हारे याद हो जब मैं अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहा था, आपको बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा एल्डिहाइड, और फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। आई बात समझ में, 2 डिग्री का यहाँ पर हम 2 डिग्री के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो दिमाग लगाइएगा, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूं HNO3 क्या करेगा, केवल प्राइमरी को वो करेगा, प्राइमरी को छेड़ेगा। तो इस पूरे के अंदर भाई ये तो कर ही रहा ना, ये तो टर्मिनल है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। इनमें से प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, ये वाला, तो केवल किसका ऑक्सीडेशन करेगा, ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा, इसका भी क्या बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो याद रखिएगा। तो अगर पूछा जाए ये आपको प्रूव करना है, प्रूव कीजिएगा कि अल्कोहल ग्लूकोज के अंदर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, तब आप किससे रिएक्शन कराएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से। आप प्रूव कीजिएगा कि अल्कोहल के अंदर क्या है कार्बोनिल, सॉरी अल्कोहल कह रहा हूं बार बार, ठीक है। आप प्रूव कीजिएगा कि ग्लूकोज के अंदर क्या है कार्बोनिल ग्रुप है। आपको क्या साबित करना पड़ेगा, आपको यहां पर या तो टोलेंस रिएजेंट लो या फेलिंग्स रिएजेंट लो, या फिर क्या लेना पड़ेगा, ब्रोमीन वाटर आपको लेना पड़ेगा। इससे आपका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई रिडक्शन के बारे में। सर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ रही बात, सॉरी रिडक्शन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन का क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, एडिशन भी कर रहे हैं, चलिएगा। तो इस बार रिडक्शन करें, अब ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है, ये तो आपको ग्लूकोज हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर एग्जामिनर ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले कोई रिएक्शन उठाएगा तो ये वाली उठाएगा, मार्क माई वर्ड। समझ में आ रही बात, सबसे पहले ये उठाएगा। जब दारू पी का अच्छा ये वाली रिएक्शन दे दी पेपर में, सर वो मतलब सर पेपर बनाना बच्चों का, क्या रिएक्शन दो ग्लूकोज की, कल ग्लूकोज की वो दे दो, HI वाली रिएक्शन दे दो। सर ये तो आपने लास्ट ईयर दी थी, अबे दे दो यार, लास्ट ईयर दी थी तो क्या हो गया, समझ रहे नहीं समझ रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यों है, क्योंकि हमें ये भी तो साबित करना है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लीनियर है। समझो बात को, आपने OH साबित कर दिया, कार्बोनिल साबित कर दिया, मैं कह रहा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लीनियर है, प्रूफ दो। तो प्रूफ करने के लिए हम कौन सी रिएक्शन करेंगे, रिडक्शन करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है। और रिडक्शन के लिए क्या यूज किया जाएगा भाई, एक रिड्यूसिंग एजेंट जिसका नाम क्या है, HI। आ रही बात समझ में। तो होगा क्या, CHO, ये जहां जहां पर भी तुम्हें ऑक्सीजन दिख रहा है वहां से सारे ऑक्सीजन हटाकर उनकी जगह क्या लगा दो, सारी जगह हाइड्रोजन लगा दो। अगर ये लीनियर है तो प्रोडक्ट भी कैसा मिलेगा, लीनियर मिलेगा। और हमने बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या पाई कि जब हम ग्लूकोज का रिडक्शन कर रहे हैं तो फॉर्मेशन होती है N-हेक्सेन की। N का मतलब नॉर्मल, 1 2 3 4 5 6, सीधी 6 कार्बन की एक चेन हमें क्या मिलती है, 6 कार्बन का एल्केन मिलता हुआ नजर आता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, 6 डबल से 2 फालतू, 12 और 2 14। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो ये क्या प्रूव करेगा, ये प्रूव करेगा कि ग्लूकोज कैसे है भैया, स्ट्रेट चेन में है। समझ में आ रही बात। या फिर ग्लूकोज कैसा है, हमारा लीनियर स्ट्रक्चर है। कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए थर्ड रिएक्शन की हम बात करते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन। सबसे पहली बात सर, ये हाइड्रोक्सिल एमाइन किस बला का नाम है, बेटा हाइड्रोक्सिल एमाइन। ध्यान सुनिएगा, एक आपने सुना होगा, इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो, अमोनिया होगा, अमोनिया, अरे हाँ या ना, ठीक है। अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बनेगा, प्राइमरी एमाइन बनेगा। तो ये क्या है, ये तो एमाइन ग्रुप है। अब एमाइन में एल्काइल की जगह क्या है, हाइड्रोक्सिल है, और हाइड्रोक्सिल का मतलब क्या है, OH है। तो ये क्या है आपका, ये आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन है, NH2OH। समझ में आ रही बात। तीसरी रिएक्शन क्या है कि अगर मैं हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन शो करता हूं उस कंडीशन में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा बेटा, हाइड्रोक्सिल अमाइन जब भी रिएक्ट करेगा किसके साथ करेगा, CHO के साथ करेगा। किसके साथ करेगा, CHO के साथ में। और जो रिएक्शन वो यहां पर शो करेगा उस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या नाम है भैया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद में जब मैं आपको एल्डिहाइड पढ़ाऊंगा तो वहां पर पूरा समझ में आएगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है क्या। अभी इतना समझिएगा कि एक न्यूक्लियोफाइल, ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एडिशन मतलब ऐड किया जा रहा है। तो एक न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, कहां पर ऐड होगा, जहां पर न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो वो कहां अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। और ये किस पर होगा, CHO पर होगा। अब दिमाग लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है मेरा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या है हाइड्रोजन, ये क्या है कोई भी कार्बन की चेन है।
इन दोनों में पॉजिटिव सेंटर बताओ कौन है? पॉजिटिव सेंटर है कार्बन, नेगेटिव सेंटर कौन है? ऑक्सीजन। हाँ या ना? ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहां पर आकर के जुड़ेगा, क्या है भैया? कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहां पर आकर क्या करेगा? जुड़ेगा। तो वो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? आकर इस कार्बन पर जुड़ेगा। लेकिन कार्बन के तो पहले 4 बॉन्ड है, तो कार्बन को एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बताओ सबसे आसान कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? जल्दी बोलो, कौन सा तोड़ेगा? अबे गधा है क्या तू? ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कमजोर है, सिग्मा बॉन्ड, और अगर पाई बॉन्ड में से तोड़ना पड़ जाए पाई बॉन्ड पहले टूटेगा गधो। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हाँ या ना? तो क्या नतीजा बना? ये कार्बन, ध्यान सुनिएगा, ये हाइड्रोजन, इधर न्यूक्लियोफाइल, ये क्या हो गया हमारा? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया हमारा? नेगेटिव आ गया। इसके बाद में क्या डाल दो? इसे सीधा सीधा पानी में डाल दो, क्या मिल जाता है? H पॉजिटिव मिलेगा। समझ रहे हैं? समझ रहे? तो यही सेम कहानी क्या है? यही सेम कहानी आपको क्या रखनी है भैया? यहाँ पर ध्यान रखनी है। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा, अब इस रिएक्शन को हम यहां पर देखते हैं। तो ये इसमें बताओ कौन शो करेगा? हाइड्रोक्सिल से रिएक्शन, एल्डिहाइड वाला। तो कौन ग्रुप रिएक्ट करेगा? केवल ये वाला। समझ मारी कि नहीं यारी बात? अब देखिएगा, ये क्या है आपका? ये है आपका NH2OH। क्या है भैया? आपका NH2OH। और ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन। भाई मैकेनिज्म तो पूरा समझा दिया, आपके किसी काम का नहीं है यहाँ पे तो इस जगह पे, लेकिन फिर भी मैंने पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, ये क्या है? NH2OH को मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात है? तुम्हें पता ही होगा मैं क्या हरकत करूंगा, यहां से पानी बाहर निकाल दिया। डबल बॉन्ड कार्बन के फ्री, डबल नाइट्रोजन का फ्री, दोनों ने क्या बना लिया? आपस में डबल बॉन्ड बना लिया। ये आपका बन गया ग्लूकोज ऑक्साइम। और ऑक्साइम का स्ट्रक्चर कई बार पूछा गया है, समझ में आ रही बात? तो ग्लूकोज ऑक्साइम में क्या करना है आपको? यहां से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है NH2OH के साथ में, और आपका ये स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ जाएगा। देखो बाकी और कुछ नहीं छेड़ा, ये OH एज इट इज, ये OH। केवल किसमें डिस्टर्बेंस आया? आपके CHO के अंदर डिस्टर्बेंस आया, याद रखिएगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, तीसरा क्या है? रिएक्शन विद HCN। ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये भी क्या है भैया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो ये भी क्या करेगी? ये भी आपके वहीं से इसी तरह रिएक्ट करेगी, वही न्यूक्लियोफाइल आकर के उसी तरीके से आपका क्या होगा? जुड़ेगा। तो ये क्या है भैया हमारा? ये है हमारा HCN। अच्छा, HCN से न्यूक्लियोफाइल क्या है? CN नेगेटिव। कॉमन सेंस की बात है, ध्यान सुनिएगा। तो मैं CN नेगेटिव वाला, मैं बाकी की कहानी नहीं दिखा रहा, ये बाकी की कहानी को मैंने मान लिया A। कोई दिक्कत वाली बात है? इस पूरे के पूरे ग्रुप को मैंने क्या मान लिया? A। तो मैं देखिए यहां पर दिखा रहा हूं कि ये A आया, ये क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या है? हाइड्रोजन, प्लस न्यूक्लियोफाइल कौन है यहां पर हमारा? CN नेगेटिव। अबे हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान सुनिएगा। वैसे क्या है हमारे पास में? HCN है, तो HCN का न्यूक्लियोफाइल कौन है? CN नेगेटिव। H पॉजिटिव अभी बचा हुआ है ना, वो हम बाद में लेंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां अप्रोच करेगा? इस कार्बन पे, ये बॉन्ड अपना खींचेगा, क्या बनेगा? A। ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ये हाइड्रोजन, और इधर क्या आ गया तुम्हारा? साइनाइड आ गया। आगे नहीं आ गया? अब जो H पॉजिटिव मिला हुआ है उसे कहां दे दो? यहां पर दे दो। एक ही कार्बन पर OH भी है और साइनाइड भी है। इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे भैया? साइनोहाइड्रिन के नाम से जाना जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं अपना, देखो ये एज इट इज तो जो का तो है, इसको तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। इस CHO के ऊपर क्या आया? CHOH, और ये क्या जुड़ गया? CN। यही आया ना, CHOH और क्या बन गया? CN। और इस कंपाउंड का नाम क्या है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। समझ में आ रही बात? ये देखो कार्बोनिल ग्रुप में केवल और केवल ये दोनों रिएक्शन, ग्लूकोज ऑक्साइम वाली भी और ये साइनोहाइड्रिन वाली भी, कौन शो करेगा? केवल एल्डिहाइड शो करेगा। तो जो आपके देखो रिएक्शन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीडेशन के अंदर 2 रिएक्शन थी, क्या प्रूव करेगी? पहली रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस होना। दूसरी रिएक्शन क्या प्रूव करेगी? बोलो जल्दी, प्राइमरी अल्कोहल का प्रेजेंस होना। तीसरी रिएक्शन हमने पढ़ा रिडक्शन वाला, वो क्या प्रूव करेगी? लीनियर स्ट्रक्चर। चौथी रिएक्शन हमने पढ़ी ग्लूकोज ऑक्साइम वाली, और पांचवी रिएक्शन हमने क्या पढ़ी? HCN वाली। ये क्या प्रूव करेगी? एल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस होना। समझ में आ रही बात? वर्ड ध्यान से सुनिएगा। जब बोला कि कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस, तब क्या रिएक्शन कराएंगे? ऑक्सीडेशन वाली, टॉलरेंस रिएजेंट, ब्रोमीन वाटर वाली। जब पूछा गया एल्डिहाइड वाली, तब किससे रिएक्शन कराएंगे? या तो HCN से करा दो या करा दो ग्लूकोज ऑक्साइम से, दोनों में से क्या कर दो भैया? कर दो। तो बोथ 3 और 4, 3 और 4 का मतलब क्या है? एक ये वाली और एक क्या हो गई आपके ये वाली, दोनों के दोनों ही क्या करेगी? एल्डिहाइडिक कार्बोनिल को कंफर्म करने का काम करेगी, किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। अब लास्ट आती है आपकी भैया एसिटाइलेशन। वही पढ़ा ना आपने, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन पढ़ा नहीं पढ़ा? तो उसमें क्या रिएक्ट कराता है एसिटाइलेशन के अंदर? एसिटाइलेशन होता है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया हमारा? Cl हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है? ये कौन शो करेगा? देखो ग्लूकोज के अंदर कितने OH ग्रुप हैं भैया? 5। 4 तो बीच में है और एक कहां है? ये।
तो 5 OH ग्रुप मौजूद है, उस चीज को कंफर्म करने के लिए कौन सी रिएक्शन कराई गई, हमारी एसिटाइलेशन रिएक्शन कराई जाती है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? तो अगर एक OH के लिए एक एसिटाइल है तो 5 के लिए कितना यूज करेंगे, 5 एसिटाइल यूज करेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, पांचों पे ही सेम काम होगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे होगा एक कार्बन को फोकस में करके। ये मेरा क्या है, ये मेरा CHO है, इधर क्या बना मेरा, इधर मेरा CH रहा और ये क्या रहा मेरा OH, कोई दिक्कत वाली बात है। और इधर मेरा COH, ये कितना हो गया मेरा होल थ्राइस, और नीचे क्या आ गया मेरा CH2OH, कोई दिक्कत वाली बात है भैया? सारों को दिखाऊंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत है? इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा सर, इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं इससे, ठीक है, Cl C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया CH3। साफ साफ दिख रहा, क्या निकलेगा यहां से बाहर, क्या निकलेगा यहां से HCl बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, उस सिंगल बॉन्ड से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या आ गया CH3। जहां जहां OH होगा वहीं वहीं पर यही हमारा जुड़ता हुआ नजर आएगा। देखिएगा, इस कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, इस कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ गया, HCl जैसे बीच में से निकला, उस ऑक्सीजन से वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये जुड़ा, और लास्ट में CH3। ऐसे ऐसे कितने हैं, 4 है, और 5वें कार्बन पे भी इसी तरह से काम होगा। समझ में आ रही बात? तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बोलते हैं। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है भैया? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी रिएक्शन किस पर्पस के लिए। मैंने कहा ना कि हर एक केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ रीजन है, तो वो सारी की सारी रिएक्शन हमने क्या करी भाई, सारी की सारी रिएक्शन बेटा हमने यहाँ पर देख ली, कोई दिक्कत वाली बात है? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई नोमेनक्लेचर के बारे में। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे भाई, नोमेनक्लेचर के बारे में। ध्यान सुनिएगा, देखो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो आपका सेकंड लास्ट कार्बन होता है, समझ में आ रही बात? सेकंड लास्ट का मतलब समझ गए, यानी ऊपर 5वां CHO है। ध्यान सुनिएगा, ये स्ट्रक्चर यही है ना हमारा, CHO, ये कार्बन OH, इधर कार्बन तीसरा हो गया भाई, ये चौथा, और ये क्या हो गया हमारा 5वां, ये OH इधर आ गया, और नीचे क्या हो गया ये। मैं इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूं, किस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन की, सेकंड लास्ट कार्बन की बात कर रहा। तो ये क्या है हमारा, ये सेकंड लास्ट कार्बन है। सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज में अगर OH कहां पर है, आपके राइट साइड पर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज बोलेंगे। अगर OH कहां पर है, आपके लेफ्ट साइड में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल ग्लूकोज बोलेंगे। याद रखिएगा, D4 डेक्स्ट्रो, L4 लीवो। डेक्स्ट्रो मतलब राइट साइड में, और लीवो मतलब लेफ्ट साइड में, L4 लेफ्ट, L4 लीवो। इस तरह से आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो क्या बोला मैंने कि अगर आपका सेकंड लास्ट कार्बन, वर्ड ध्यान सुनिएगा, सेकंड लास्ट कार्बन का OH अगर कहां पर है, राइट साइड पर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज बोलेंगे। और अगर लेफ्ट साइड पर है, उसे हम क्या बोलेंगे, एल ग्लूकोज बोलेंगे। सबसे पहले तो आपको याद रखना। एक और आता है अल्फा और बीटा। क्या होते हैं भैया, अल्फा और बीटा। अच्छा, ये आपका वैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये क्या है वैसे आपका, ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड है, याद रखिएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा, देखो अगर मैं इन दोनों के बीच में एक मिरर रख दूं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों दूसरे की मिरर इमेज है। देख लो, अगर मैंने शीशा बीच में रखा, ऐसा नहीं लग रहा कि शीशा, भाई ये अगर मेरा शीशा है और मैं इसका हाथ ऐसे रखूंगा, तो मेरा ये वाला साइड तो मिरर में पहले दिखाई पड़ेगा। तो ये मैंने यहां पर रखा, ये पहला आया, देखो लो मिरर इमेज लग रही नहीं लग रही। तो डी और एल एक दूसरे की क्या होती है भाई, मिरर इमेजेस होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये तो था हमारा किस कार्बन को लेकर के, सेकंड ला। बेटा घंटा मत देखो, 2 घंटे की 2.5 घंटे क्लास के लिए बोला रखा, आज मैंने तुम्हें कल पहले बोला था, मुझे नहीं पता किस टाइम खत्म होगी, ठीक है। ये घंटे देख रहे हो, घंटा तो हो गया हमारा, और 1 घंटा बता रहे, 9:30 बजे आए थे। कितनी देर की हो गई वीडियो, देखना जरा, अब तक 40 मिनट की वीडियो है, बताओ। शांति रखो, मैंने कहा था कि आज की संडे क्लास लंबी चलेगी, क्योंकि तुम्हारे 2 दिन का प्रैक्टिकल और 2 दिन की प्रैक्टिकल में क्लास लटक गई हमारी। हाँ भाई, उससे पहले भी 2 दिन पहले नहीं आया था, वो अकेला आया था, एक दिन वो अकेला आया, एक दिन ये दोनों अकेले आए। समझ में आ रही बात? तो हमारी क्लास काफी पीछे चली। आज हमारा शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो हमारा 20 जनवरी को खत्म हो जाता सिलेबस, 26 को, सॉरी, ठीक है। उसके बावजूद भी हम पूरी डिटेल में लेने के बावजूद अभी भी 26 के बाद भी हमारा खत्म हो जाना चाहिए था सिलेबस, लेकिन बीच में बच्चों ने हरकत कर दी, आ नहीं रहे, प्रैक्टिकल का बहाना बना के, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, एक कार्बन की नोमेनक्लेचर किसके रेस्पेक्टिव पढ़ी हमने, सेकंड लास्ट कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन में कौन सी है भैया, सर एक आई हमारी डी ग्लूकोज और एक आई हमारी एल ग्लूकोज। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर OH कहां है, राइट साइड पर, तो डी है, और सेकंड लास्ट कार्बन पर OH कहां है, लेफ्ट साइड पर, तो क्या है आपका एल ग्लूकोज है, याद रखिएगा। अब एक और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक और है कि एनोमेरिक कार्बन की बात आती है। किसकी बात आ रही है, एनोमेरिक कार्बन की बात आ रही है। एनोमेरिक कार्बन होता है कार्बन नंबर 1। ये क्या हो गया, ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहां से तुम कंफ्यूज हो गए, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। अंजलि आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, इधर ध्यान दो। देख रोने पीटने लग गया, फंस गया, आज तो हम आ गए, पानी इधर, ठीक है। ये ग्लूकोज पूरा करने के बाद में 5 मिनट का रेस्ट दूंगा, उसके बाद में दोबारा चालू कर दूंगा, ठीक है।
हाँ, ताकि तुम्हारा दिमाग संतुलित बिल्कुल रहे। इधर ध्यान दो, खत्म ही होने वाला ग्लूकोज ऑलमोस्ट। देखो क्या बचा, केवल यही बचा हमारा, एक ये बचा, 2 लाइन ये बची, और ये रहा हमारा ग्लूकोज खत्म, ये खत्म। हरी बात समय, लेकिन चैप्टर खत्म नहीं है हमारा अभी, चैप्टर तो देखो अभी करेंगे, देखेंगे। हाँ चलो अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तू लिख के आया इस कॉपी में, इन्हें लिख रखा तुमने? अच्छा पहले वाले, चलो भाई है तो भाई मास्टर सेम है, पढ़ाने वाला सेम है, शॉर्ट नोट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, तो भाई मैं अलग किससे चिपकाऊं? अब इधर ध्यान दो, टाइम वेस्ट मत करो, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। देखो पहला कार्बन है हमारा 1, ये क्या है 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये क्या हो गया हमारा 6। कोई दिक्कत वाली बात है? अभी ध्यान सुनिएगा, ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1 है। होता यह है कि कुछ कंडीशन में कार्बन नंबर 1 और सेकेंड लास्ट कार्बन आपस में क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेंगे। ध्यान सुनिएगा, कार्बन नंबर 1 और सेकेंड लास्ट कार्बन आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। और इनके बीच में क्या रहेगा? ये बॉन्ड होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, याद रखिएगा, ठीक है। शुगर के अंदर ही बॉन्ड है बेसिकली कार्बन, और ये वाला कार्बन किसके थ्रू जुड़ता है? ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ता है, यानी कार्बोनिल वाला जो कार्बन है, ठीक है। आपको पता है ना कि ये क्या है? C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया तुम्हारा? हाइड्रोजन हो गया। अरे हो गया नहीं हो गया? इधर 5वें कार्बन पर क्या है तुम्हारा? COH, और ये क्या है हमारा? ये हाइड्रोजन हो गया नहीं हो गया? तो यहां से क्या निकलेगा? यहां से और आपके यहां से, ठीक है। क्लियर है भाई? यहां से और आपके क्या निकलेगा? यहां से। बेसिकली क्या होगा? बेसिकली आपका ये होगा कि ये आपका OH और ये क्या है? आपका हाइड्रोजन। यहां से क्या बाहर निकलता हुआ नजर आएगा आपको? ये आपको पानी यहां से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। जैसे पानी यहां से बाहर निकला तो इसके बीच में क्या बन गया? हमारे बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा। ध्यान सुनिएगा, जब हमारी ये कंडीशन बन जाती है तो इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा थोड़ा सा साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक हो गया ना, यहां से शुरू हुआ फिर ये घूम के आ गया, तो ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसे बन जाता है कि ये, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करता हूं पहले, और फिर थोड़ा सा बॉन्ड रीअरेंज करता हूं। तो एक ऑक्सीजन तो ये एज इट इज दिख रही है, नहीं दिख रही? हाँ है ना। इस ऑक्सीजन से एक तो कार्बन नंबर 1 दिखाई पड़ रहा, हाँ है ना, ठीक है। और इस ऑक्सीजन से एक कार्बन नंबर 5 दिखाई पड़ रहा, हाँ है ना। इस कार्बन नंबर 5 से एक ऊपर क्या बाहर निकला हुआ है? CH2OH। याद आया? याद? अबे CH2OH तो था ना लास्ट में, है नहीं है? ध्यान सुनिएगा, तो ये वाला कार्बन गया, ये वाला कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, ये है हमारा एल्डिहाइड वाला कार्बन। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ? एक और कार्बन, ये ले भैया, हाँ है ना, ठीक है। तो ये भी हुआ, और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? एक और कार्बन, ये भी क्या कर दिया मैंने? यहां पर जोड़ दिया, हो गया। ये जो कार्बन है ये ऊपर भी और नीचे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया मेरा ये वाला कार्बन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या बन गया? ये स्ट्रक्चर होगा तुम्हारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। समझ में आया कैसे बना साइक्लिक स्ट्रक्चर हो? इजी है बेटा, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। ये क्या बन गया तुम्हारा? ये बन गया तुम्हारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बन गया। कोई दिक्कत वाली बात है? अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को बड़े थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ऐसा है कि जिसके अंदर, साइकिल के अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन है, और रिंग के अंदर क्या मिलेगी तुम्हें? एक ऑक्सीजन हमको देखने मिलेगी। समझ में आ रही बात? और ये स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है एक शुगर से, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पायरान। पायरान देख लीजिएगा, ये रहा आपके भाई। यहां पर क्या लगा हुआ है? यहां पर ये डबल बॉन्ड है, उसी के से तो रिजेंबल करता हुआ नजर आ रहा। देखो इसमें भी सर एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन क्या है और एक ऑक्सीजन है। तो ये क्या रखना है आपको? ध्यान रखिएगा। तो ये मुझे बताओ कि ग्लूकोज तो लीनियर स्ट्रक्चर था ना, साइक्लिक कौन से कार्बन से हुआ? कार्बन नंबर 1 से हुआ नहीं हुआ? तो एनोमेरिक कार्बन कौन सा हुआ? कार्बन नंबर 1 हुआ, याद रखिएगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब रीजन समझ में आया एनोमेरिक कार्बन कार्बन नंबर 1 क्यों है? ये स्ट्रक्चर ध्यान रहेगा, ये स्ट्रक्चर ध्यान रहेगा, बिठा देता हूं। चलिए अब ये स्ट्रक्चर ध्यान सुनिएगा। ये कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन है, ध्यान सुनिएगा। ये मेरा कार्बन नंबर 1 है, आया ना? ध्यान सुनिएगा, कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 1, ये है हमारा क्या? ये है हमारा ऑक्सीजन। कोई दिक्कत वाली बात है? इधर ये क्या हो गया? हमारा ऑक्सीजन। कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप कहां है? नीचे की साइड पर। कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप कहां है? ऊपर की साइड पर। अगर OH ग्रुप नीचे की साइड पर है तो क्या हुआ? अल्फा ग्लूकोज। अगर OH ग्रुप ऊपर की साइड पे है तो क्या हुआ? बीटा ग्लूकोज। अब ध्यान सुनिएगा, एक पढ़ा हमने डी और एल। अगर सेकंड कार्बन पर, सेकंड लास्ट कार्बन पर OH कहां है? राइट साइड पर है, तो क्या बोलेंगे हम?
डी ग्लूकोज। सेकंड लास्ट कार्बन पर OH कहां है, लेफ्ट साइड पे, तो क्या बोलेंगे L। साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर C1 यानी एनोमेरिक कार्बन पर OH कहां है, आपका नीचे की तरफ है, तो क्या बोलेंगे अल्फा। OH अगर ऊपर की तरफ है, क्या बोलेंगे बीटा। अब मैं बोल रहा हूं अल्फा डी ग्लूकोज, इसका मतलब पहले कार्बन पर OH कहां है, नीचे। सेकंड लास्ट कार्बन पर OH कहां है, राइट साइड में, तो उसको हमने क्या बोला, अल्फा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज का मतलब क्या है कि हमारा फर्स्ट कार्बन पर OH कहां है, ऊपर की तरफ। सेकंड लास्ट कार्बन पर OH कहां है, राइट साइड पे, तो क्या बोला हमने, बीटा डी ग्लूकोज। अगर मैं बोलूं बीटा एल ग्लूकोज एग्जांपल के तौर पर, तो फर्स्ट कार्बन पर OH कहां आ गया, ऊपर की तरफ। सेकंड लास्ट कार्बन पर OH कहां आ गया, लेफ्ट के साइड पे, तो क्या बन गया भाई, बीटा एल ग्लूकोज। नहीं है समझ बात, इजी है, अरे इजी है भैया। अब मिटा देता हूं मैं, अब ध्यान से देखिएगा, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा ग्लूकोज का एनोमेरिक स्ट्रक्चर, अल्फा और बीटा। अब मुझे बताओ, अब अगर कोई तुम्हें झिझोड़ के पूछने लगे कि अल्फा बीटा डी और एल, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आई गारंटी हूं बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है कि हमारी रेगुलर क्लास तो है नहीं, तो मुझे थोड़ी सी चीजें यहां से क्या करनी पड़ी है, स्किप करनी पड़ी है। जैसे ये स्ट्रक्चर बना कैसे साइक्लिक वाला, एग्जैक्ट वो रिएक्शन मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि वो आपके किसी काम की नहीं है, एक हल्की सी झलक मैंने आपको दी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए, तो अब सवाल यह है कि सर हमें कैसे पता लगा कि ये स्ट्रक्चर ओपन चेन नहीं साइक्लिक भी है। ओपन चेन को तो प्रूफ मांग लिया, साइक्लिक का भी तो मांगो। तो कुछ ऐसी रिएक्शन थी जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सबसे पहला क्या था, रिएक्शन विद NaHSO3। आ रही बात समझ में कि यहां पर ग्लूकोज यूजुअली जब भी कोई एल्डिहाइडिक वाला ग्रुप होता है, जब वो NaHSO3 के साथ में जुड़ता है तो वो सॉल्युबल सॉल्ट यानी कि एडक्ट वगैरह बना लेता है। समझ में आ रही बात। तो ग्लूकोज की रिएक्शन जब हमने इससे कराई थी तो था तो एल्डिहाइड उसमें, उसने रिएक्शन शो नहीं करी। क्यों नहीं शो करी, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं था। अब फ्री नहीं था मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, इसीलिए इसने हमें थोड़ा सा सोचने की तरफ मजबूर किया कि शायद ग्लूकोज का कोई दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सेकंड रिएक्शन क्या है, एक और आता है हमारा शिफ्ट रिएजेंट, उसके साथ भी इसकी कोई रिएक्शन हमको देखने नहीं मिली। हेंस हमें यह समझ में आया कि यहां पर क्या मौजूद है, यहां पर बेटा क्या मौजूद है आपके, कि ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता तो शिफ्ट रिएजेंट से भी रिएक्शन शो करता वो, और NaHSO3 से भी रिएक्शन शो करता। नेक्स्ट लास्ट आता है आपका कार्बोहाइड्रेट को लेकर के, वो क्या है बेटा आपका, वो है आपका रिड्यूसिंग शुगर। ध्यान सुनिएगा कि ऐसा शुगर जिसका एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप फ्री है, आ रही बात समझ, जिसका एल्डिहाइड वाला ग्रुप या फिर अगर है तो कीटोन वाला ग्रुप, यानी कार्बोनिल ग्रुप क्या है, फ्री है, बाहर की तरफ है, फ्री है। समझ में आ रही बात, बिजी नहीं हुआ। जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो बिजी हो गया वो एल्डिहाइड वाला ग्रुप, तो मैं क्या कर रहा, लीनियर स्ट्रक्चर की बात कर रहा, ध्यान सुनिएगा, जिसका क्या है वो फ्री है। तो फ्री होने पर वो रिएक्शन करेगा टोलेंस रिएजेंट से, जैसे सबसे पहले करी थी, वो रिएक्शन करेगा किससे, फेलेंस रिएजेंट से। तो ऐसे शुगर को हम क्या बोलते हैं भाई, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और जितनी भी तुम्हारी मोनोसैकेराइड शुगर है वे सभी के सभी आपकी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर होती है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत वाली बात है, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। ऑल मोनोसैकेराइड, जितनी भी तुम्हारी मोनोसैकेराइड है वे सभी के सभी क्या है, आपकी रिड्यूसिंग शुगर है। क्योंकि उनका क्या है भैया, टर्मिनल जो CHO या कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या है, वो बिल्कुल फ्री है, किसी से रिएक्ट नहीं करा। जब दूसरे से रिएक्ट करेगा जब तो गड़बड़ होगी, नहीं होगी। तो ये क्या था आपका भैया, ये था आपका मोनोसैकेराइड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइसैकेराइड में। आपको केवल इतना ही याद रखना है कि सुक्रोज किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो तुम्हें पता है, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अब बताओ अल्फा का मतलब क्या है, कार्बन नंबर 1 पर OH कहां है, नीचे की साइड पर। डी का मतलब क्या है, कार्बन नंबर 5 पर OH कहां है, राइट साइड पर। बीटा का मतलब क्या है, कार्बन नंबर 2 फ्रक्टोज है तो 1 नहीं होने का 2 होगा। 2 पर OH ग्रुप कहां है, नीचे की साइड पर, सॉरी ऊपर की साइड पर। और डी का मतलब क्या, कार्बन नंबर 5 पर राइट साइड पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। माल्टोज किससे बनता है, 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज से। लैक्टोज किससे बनता है, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से। इसी के साथ में आपका ये मोनोसैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन क्या होता है भाई, पूरा होता है। तो एक बायोमोलिक्यूल यहां से क्या हुआ, खत्म हुआ। कोई दिक्कत वाली बात है, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, अमीनो एसिड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बारे में क्यों बात करेंगे, क्योंकि अमीनो एसिड ये वही अमीनो एसिड है जिससे मिला करके हम क्या बनाते हैं भाई, प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी है ना। हमारी बॉडी जो बनती है बेटा, सेल जो बनती है, उसका मेन कंपोनेंट क्या है, प्रोटीन है। तो 5-7 मिनट का रेस्ट लेते हैं, आ रही बात समझ में। 5 मिनट के रेस्ट के बाद में दोबारा से क्या करेंगे भाई, दोबारा से क्लास अपनी चालू करेंगे। कोई दिक्कत है भाई, यहां तक है भाई, कोई दिक्कत है? चलो भाई बच्चों, मास्टर जी आ चुके हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, ग्लूकोज को निपटाने के बाद में अब हम नंबर लेते हैं भाई किसका, अमीनो एसिड्स। सर अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड है जिनसे प्रोटीन बनता है। आ रही बात समझ में, अमीनो एसिड क्या है भाई, जिनसे प्रोटीन बनता है। तो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है एक तरीके से,
चलिएगा थोड़ा सा हम देखते हैं अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड क्या होते हैं सर? मोनोमर होते हैं किसके? प्रोटीन के। और अमीनो एसिड आपस में जुड़ करके जब प्रोटीन बनाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, याद रखिएगा। शुगर जब आपस में जुड़ करके बॉन्ड बनाती है कौन सा बॉन्ड बनाएगी? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगी। बॉन्ड भी याद रखने हैं भाई, समझ गए क्या? तो शुगर शुगर आपस में जुड़ेंगे तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगी। और अगर आपका प्रोटीन आपस में जुड़ेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। सारे बायोलॉजिकल बॉन्ड पानी के निकलने से बनते हैं, याद रखिएगा। वाटर का क्या होगा? यहां से रिमूवल होगा, ठीक है। चलिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होते हैं भाई। प्रोटीन बना रहे तो बिल्डिंग को बना, उसकी है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। केमिकली अमीनो एसिड क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। अब ये मतलब समझिएगा क्या है। अच्छा, मीथेन का फॉर्मूला बताओ जल्दी, क्या होता है? CH4, एक हाइड्रोजन, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। कोई दिक्कत वाली बात है? सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है इसमें से कुछ हटा के कुछ जोड़ा गया। एक हाइड्रोजन हटाया, क्या जोड़ा? COH। एक हाइड्रोजन हटाया, क्या जोड़ा? NH2। बन गया सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। COH मेन फंक्शनल ग्रुप है। अबे है क्या? मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या है? हमारा अल्फा कार्बन। तो ये सारे के सारे अमीनो एसिड कौन से होंगे भाई? अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड ही प्रोटीन के बनाने में यूज होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। एक तरफ COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक तरफ बेसिक ग्रुप है, एसिडिक भी है और बेसिक ग्रुप है। दोनों ग्रुप यहाँ पर क्या है भाई? मौजूद होते हैं। बच्चों क्या रखना है आपको? याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है भैया? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है भैया? कार्बन। इधर क्या है हमारा? COH। इधर क्या है? NH2। यहां भी हाइड्रोजन और ये क्या है? यहां पर भी हाइड्रोजन आया निकल गया। तो ये क्या है आपका? सबसे अच्छा बन तो रहा यार। सबसे सिंपलेस्ट क्या है? अमीनो एसिड है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है। उसके अलावा एक और याद रखिएगा, वो क्या है? एलेनिन। एलेनिन का मतलब क्या? अच्छा, मैं थोड़ा सा एक चीज और बता दूं कि ये हमारे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है और इसमें एक ग्रुप, एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह क्या लगेगा? R ग्रुप लगेगा। वो R वेरिएबल होगा। मिथाइल कुछ भी जो भी चेंज होगा वो इस R पर होगा। बाकी सारी चीजें क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। ये हाइड्रोजन फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। ये वाला कार्बन की पोजीशन क्या होती है भैया? चेंज होती रहती है। अगर R की जगह पर मैं क्या लगा दूं? CH3 लगा दूं तो वो क्या बन जाता है हमारा? वो बन जाता है हमारा एलेनिन बन जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब अच्छा, अमीनो एसिड हमारे कितने टाइप के होते हैं भैया? अमीनो एसिड होते हैं हमारे 2 टाइप के। किस बेस पर ये होते हैं सर? हमारी बॉडी में बन रहे कि नहीं बन रहे। अब मुझे बात बताओ, अगर कोई चीज हमारी बॉडी में बन रही है तो क्या हमें उसे बाहर से लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं बनेगी। अगर कोई चीज हमारी बॉडी के अंदर बन रही है, क्या हम उसको बाहर से लेंगे? नहीं लेंगे। समझ में आ रही बात? तो ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं, जिनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल मतलब जरूरत नहीं है सर हमें, क्यों नहीं है? बॉडी में बन रहे। और ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं, कहां से लेने पड़ेंगे? बाहर से लेने पड़ते हैं। तो उन अमीनो एसिड को हम क्या बोलेंगे भैया? इसेंशियल अमीनो एसिड बोलेंगे, याद रखिएगा। तो अमीनो एसिड फर्दर कितने टाइप के भैया? अमीनो एसिड हमारे 2 टाइप के। एक हो गया हमारा इसेंशियल और दूसरा क्या हो गया हमारा? नॉन इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब क्या हो गया? कि जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, डाइट के थ्रू वो लिए जाएंगे। जैसे वैसलीन नहीं है, कभी वैसलीन पढ़ो से, वैलिन, ल्यूसीन और ट्रिप्टोफैन। समझ में आ रही बात? अब नहीं बच्चे कर देते हैं सर वैसलीन, अब वैसलीन नहीं, वो वैलिन है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में आगे हमारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ग्लाइसिन और एलेनिन हो गया। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? नेक्स्ट पॉइंट, अमीनो एसिड कैसे बिहेव करेंगे सर? सॉल्ट की तरह से। आ रही बात समझ में? सॉल्ट क्यों? सॉल्ट होता है जिसमें एक ग्रुप एसिडिक होगा, एक क्या होगा? बेसिक होगा। और अभी अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और NH2 भी है। NH2 की वजह से क्या लिया गया? अमीनो। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या हटाया? एसिड। इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया? अमीनो एसिड का नाम दिया। तो इसमें एसिडिक कंपोनेंट भी है और बेसिक भी है, इसीलिए क्या है? ये आपके सॉल्ट की तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। और ये एसिड से भी रिएक्ट करेंगे। जब तुम एसिड डालोगे तो NH2 रिएक्ट करेगा, बेसिक वाला पोर्शन। जब बेस डालोगे तो COH वाला पोर्शन रिएक्ट करेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक नेचर भी क्या करते हैं भैया? शो करते हैं। अब कोई दिक्कत वाली बात है यहां तक के लिए? अमीनो एसिड का क्राइटेरिया समझ में आया? अमीनो एसिड क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। अल्फा अमीनो एसिड को प्रोटीन बनाने में यूज किया जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल में क्या आ गया? आपके वैलिन और ल्यूसीन वगैरह हो गया। और आपके नॉन इसेंशियल में क्या आ गया? आपके ग्लाइसिन और एलेनिन हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, अब प्रोटीन के बारे में बात करते हैं कि जो अल्फा अमीनो एसिड है उनमें पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और किस चीज की फॉर्मेशन होती है भाई? प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। और प्रोटीन हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए क्या होता है? इसेंशियल होता है। समझ में आ रही बात आपको? समय समय पर जरूरत पड़ने पर जिम में जाने वाले लुंडा लपाटे उन्हें भी प्रोटीन पिलाया जाता है। जो घर में छोटा बच्चा होता है वो भी प्रोटीन के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। प्रोटीन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस लोग बाग रख रहे हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि वो प्रोटीन हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
ठीक है। अब यहां से मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो, एक अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट है, डाइपेप्टाइड, मैं पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर दिखाऊंगा आपको कैसे बनता है। देखो, एक अमीनो एसिड हमारा COOH, इधर क्या आ गया हमारा NH2, और इधर ले लो भैया हाइड्रोजन, ऊपर भी क्या ले लिया हाइड्रोजन। ये कौन सा है? सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन, ठीक है। सेकंड नंबर में मिला रहा हूं बेटा एलेनिन। एलेनिन का मतलब क्या है कि NH2 इधर आया कार्बन, और ये क्या है मेरा COOH, ऊपर क्या आ गया CH3, और नीचे क्या आ गया हाइड्रोजन। ये क्या है मेरा एलेनिन है। यहां पर क्या होगा? कंडेंसेशन, मतलब पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा। पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा कैसे? यहां पर देखिएगा, NH2 को मैं ऐसे लिख दूं भैया, हाँ भाई बच्चों, NH2 को मैं ऐसे लिख दूंगा, NH और हाइड्रोजन ऐसे लिख दूं, ठीक है। क्या बाहर निकलेगा? यहां से पानी बाहर निकलेगा। जैसे ही यहां से पानी बाहर निकला, ध्यान से देखिएगा क्या है, तो ये CO इस NH से जुड़ गया, नहीं जुड़ गया? भाई बोल लो मत यार, डिस्टर्बेंस हो रहा, भाई बोल लो मत। अलग अलग बैठो, पहले तुम तीनों लड़के अलग अलग बैठो, चलो खड़ी हो जाओ, आ जाओ। दीदी वेदांशी दीदी आगे आ जाओ। तीनों लड़की बकबक कर रही बैठ के, पता नहीं क्या हो गया, डिस्टर्बेंस कर रहे यार। CO क्या हो गया? CONH बन गया, ठीक है। ये तो एज इट इज जुड़ गया ना। इस NH के साथ में क्या है? कार्बन, ऊपर क्या हो गया CH3, इधर क्या हो गया COOH, इधर क्या हो गया हाइड्रोजन। इस कार्बोनिल के साथ में क्या हो गया? कार्बन, ऊपर आ गया हाइड्रोजन। ये क्या है? NH2, और ये क्या है? हाइड्रोजन। ये हो गया तुम्हारा CONH। इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर केमिकली इसी का नाम क्या होता है भाई? एमाइड बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? तो पहली तो चीज समझ में आए तुम्हारे पेप्टाइड बॉन्ड एमाइड बॉन्ड बना कैसे। एक यूनिट से क्या निकलेगा? OH, दूसरे से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन, पानी बाहर निकला, एमाइड या पेप्टाइड बॉन्ड यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज आती है बेटा यहां पर ज़्विटर आयन की। किसकी आती है भैया? ज़्विटर आयन। ध्यान सुनिएगा, देखो एक कार्बन है, ये क्या है? ये है तुम्हारा COOH, इधर क्या रखा मैंने? NH2, इधर क्या है? हाइड्रोजन, इधर क्या रखा मैंने? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत वाली बात है? ध्यान से सुनना, अगर तुमने इसे डाल दिया एसिड के अंदर, किसके अंदर डाल दिया? एसिड के अंदर। एसिड में क्या मौजूद है भाई तुम्हारा? H पॉजिटिव मौजूद है कि नहीं है? तो H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादा है? यहां पर ज्यादा है। तो एसिड में H पॉजिटिव क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा। और एसिडिक pH का मतलब क्या है कि जब pH कितना हो आपका? 7 से कम हो। कोई दिक्कत वाली बात है? अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा? NH2 के ऊपर। 7 से ज्यादा रखोगे रिएक्शन कहां होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड से। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है pH = 7 पर। 7 pH पर जो तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड का ही हाइड्रोजन होता है ना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही, इसी का ही हाइड्रोजन, ये कहां जाकर जुड़ जाता है? इस पर जाकर जुड़ जाएगा। कंडीशन हो जाएगी कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो गया ना वहां से, तो क्या बचा? COO नेगेटिव, और इधर क्या आ गया? ये NH3 पॉजिटिव। यानी कि pH 7 पर यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ग्रुप यहां पर मौजूद देखने मिल रहे हैं। ये रहा हमारा कि ये आपका एसिडिक मतलब नॉर्मल है। एसिडिक pH 7 पर यहां से हाइड्रोजन निकलकर कहां जाकर जुड़ेगा? NH2 पर जाकर अटैक कर देगा। ये वाली सिचुएशन यहां पर बना देगा। और इस आयन को हम क्या बोलते हैं? ज़्विटर आयन। क्या बोलते हैं भैया? ज़्विटर आयन। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत वाली बात है? कौन से pH पर बनता है? pH = 7 पर। और इस pH को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ये पोलर मॉलिक्यूल होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोल है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट के मामले में ये न्यूट्रल होता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इसको हम यहां पर बोलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है? अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखो 4 तरह के स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी। प्राइमरी का मतलब क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर। जैसा भी मैंने तुम्हें बताया, एक अमीनो एसिड तुम्हारा ये रखा, फिर दूसरा ये रहा, फिर 3 4 ऐसे करके क्या होगे? डायरेक्ट लीनियर एक्सचेंज जुड़ती चलेगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है? आपको क्या याद रखना कि किस स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड है। तो प्राइमरी में कौन कौन से हैं भैया? लीनियर चेन है, तो केवल और केवल क्या मिलेंगे यहाँ पर? पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे। पीपी का मतलब है पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉली मतलब बहुत सारी, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड आपस में बने हुए हैं, यानी कि कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलकर के आपस में बड़ी चेन बना रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि प्रोटीन चेन का दूसरा नाम होता है। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड तो मौजूद है ही है, अरे बात समझ। पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ क्या है भैया? आपके हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपका क्या होगा? मौजूद होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा, ध्यान से सुनिएगा। देखो जैसे ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड है कि नहीं है? अब अगर ये पेप्टाइड चेन और लंबा होता चला गया तो ये क्या कोइल होने स्टार्ट नहीं करते क्या? ये शीट के फॉर्म में आना स्टार्ट होगा। भाई जाहिर सा फंडा क्या है? जाहिर सा फंडा ये है कि फॉर एग्जांपल में आप ये समझिएगा कि ये मैंने ये एक मेरा वायर है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो मैंने अगर मैं यहां से ये ऐसे ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? अभी मैंने इसे ऐसे किया, एक ही मान के चलो, दो मत मान के चलो, क्योंकि इधर वेट लगा हुआ है मेरे पास में, होगा यार, ऐसी तो बात नहीं। ये रही आ रही बात समझ में? ये देखिएगा, ठीक है। अभी ये क्या है? अभी ये मेरा पॉलीपेप्टाइड चेन है। ऊपर से देखना लीनियर है, सीधा स्ट्रक्चर है कि नहीं है? अब अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बना दूं, और बड़ा बना दूं, और बना दूं, और बना दूं, झुकना स्टार्ट हो गया।
होने का झुकना स्टार्ट। अभी ध्यान सुनिएगा मेरी बात, जब ये झुकना स्टार्ट हो गया तो इसे स्टेबल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो स्टेबल करने के लिए क्या किया गया, जैसे ये ऐसे मुड़ने लगा तो इन दोनों, है तो एक ही चेन ना, ध्यान सुनिएगा, है क्या, है तो एक ही चेन ना, इन दोनों के बीच में इस तरह का जब स्ट्रक्चर आ गया तो यहाँ पर क्या बन गया आपस में, यहाँ पर बॉन्ड बन गए, जिससे ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो गई, स्टेबलाइज होगी। तो यहाँ पर क्या है, एडिशनल क्या हुआ, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड बना, याद रखिएगा। कोई दिक्कत वाली बात है भैया? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, ये दो टाइप का है, या तो हेलिकल बनेगा, हेलिकल का मतलब इस तरीके से, समझ में आ रही बात, या कि प्लेटेड शीट की तरह से ए, या फिर क्या मिलेगा हमारा, इस तरीके से मिलेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? या तो कैसे मिलेगा हमारा, इस तरीके से, इसे हम क्या बोलेंगे, बीटा प्लेटेड शीट, और ये क्या है हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर, जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर कौन शो करेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेशरी के बारे में, ठीक है? चलिएगा, अब मुझे एक कागज की आवश्यकता है, ये है हमारे पास में पेपर है, कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, ये मेरे पास में, अभी ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में ममनम्मा जहाज, जहाज, पंखा बनाया, नहीं बनाया? जापानी पंखा बनाया, जापानी पंखा तुमने नहीं बनाया? तुम तो अमीर हो, तुम नहीं बनाया भाई, तुम तो ऐसे ऐसे बनाते जापानी ऐसी। चलो भाई, ये क्या है, जहाज, नाव तुमने बनाई, नाव तो लड़के ने भी बनाई। जैसा आजकल तुम, मतलब आजकल नई पीढ़ी हो, कौन सी जनरेशन हो तुम? जैन जी, जैन जी तुम ही हो क्या? नहीं है क्या हो जैन जी, बहन जी बताओ तो सही, हम तो भी नहीं पता। 2015 तक के जैन जी हैं, और 6 से पहले वाले पर्ची के हैं? अब बताओ क्या यू ही है, सही कह रहा हो? पता तो है बेटा, खाओ मम्मी कसम, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें भी नहीं पता मम्मी कसम खाओ। अच्छा, शरीफ बालक है। हाँ भाई, ये क्या है, ध्यान सुनिए, ये है तुम्हारा लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। कोई दिक्कत वाली बात है? अगर मैं इस प्रोटीन को बढ़ता चला जाऊं तो हमारा इस तरीके से बन जाएगा, ये क्या हो गया हमारा, अल्फा बीटा प्लेटेड शीट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? अब ये और चैन बढ़ती चली जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जब और चैन बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका ऐसा हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है? हाँ, हाजरे कहने लगा इतनी मेहनत करी 10 सेकंड में रखा। ये क्या बन गया आपका, ये है आपका टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गया। अभी ध्यान सुनिएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की खूबी क्या है कि जब हमने टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाया तो इसमें बन गए कुछ गड्ढे। क्या बन गए? गड्ढे। इन गड्ढों को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं भैया? एक्टिव साइट। और इन गड्ढों को, यानी कि इस स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये पूरा का पूरा फिर खुल जाएगा, बड़ा है ना। तो मुझे स्टेबल करने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? स्टेपलर लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? तो इसीलिए यहाँ पर एडिशनल क्या जुड़ा? स्टेपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड एडिशनल जुड़ा? स्टेपल बॉन्ड, जो कि कौन सा होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की खूबी क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड तो मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड कौन सा है भैया? डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि क्या होता है आपका? स्टेपल बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा आयोनिक बॉन्ड, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड भी यहां पर आपको क्या होगा? देखने मिलेगा। टर्शरी स्ट्रक्चर की खूबी क्या है कि यहां पर जब ये अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में आता है तो इसमें कुछ गड्ढे पड़ जाते हैं, उन गड्ढों को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। और ये खूबी केवल और केवल एंजाइम के अंदर होती है। तो जितने भी आपके सभी के सभी एंजाइम में कौन सा स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं भैया? वो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को शो करते हैं, याद रखिएगा। ऑल एंजाइम्स सभी के सभी क्या शो करते हैं भैया? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को शो करते हैं। मतलब उनके पास में क्या है? एक्टिव साइट है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है कि दो या दो से ज्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर ही आपस में क्या कर दिए तुमने? जोड़ दिए। कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि आपका टर्शरी स्ट्रक्चर खुद शो कर रही, उनको तुमने आपस में जोड़ दिया। जैसा आपका इंसुलिन आया, इसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन जोड़ दी? 3 जोड़ दी। जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन आया, हीमोग्लोबिन में क्या जोड़ दिया आपने? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जोड़ दी। 2 ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर, अल्फा और बीटा, आपस में दोनों जोड़ दिए, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन टोटल वहां पर होती है। तो वो क्या हो गया तुम्हारा? वो हो गया आपके क्वाटरनरी हो गया। एक क्वेश्चन आता है डीनेचुरेशन के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन की खूबी क्या है कि जो आपके एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स, जब आप उसका टेम्परेचर दोगे, आपने कहावत सुनी होगी कि एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। छोटी क्लास में पढ़ा होगा। एंजाइम्स क्या होते हैं? टेम्परेचर और पीएच को लेकर क्या होगा? सेंसिटिव होंगे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम होता है डीनेचर्ड, और अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो एंजाइम हो जाएगा इनएक्टिव। मतलब फॉर एग्जांपल क्या है, ध्यान सुनिएगा। जैसे कि तुमने कहा होगा कि अंडा होता है ना, एग, अंडा खाते हो तुम? अंडा नहीं खाते? कोई भी नहीं खाता। तुम तो खाते हो, तो ऐसा लगा शक्ल से बेटा सिमोन मुर्गे पुर्गे सब पेल देती हुई।
खाया नहीं आज तक मुर्गा? मम्मी कसम खाइए। नहीं मम्मी कसम खा, गर्दन क्यों ला रही है? इस पर खाओ मम्मी कसम। मम्मी कसम खाया मुर्गा? अच्छा तुमने भी नहीं खाया? दोनों ने अंडे भी नहीं खाए? लेकिन बहुत देर बात करता नहीं लाई। मम्मी कसम खाई, अंडे भी नहीं खाए? अच्छा यार आजकल कसम तुमने को तोड़ निकाल लेगा, हर चीज में मना कर रहे तुम, इतने तो शरीफ हो नहीं बेटे। हाँ भाई तुमने इधर नहीं, वो तो बेटा पीछे जानवर तो नुकरा हो तो सब खा जा। वहां पे वेदांश, हाँ तो हाथ का डायरेक्ट मुंह मारा था तुमने उसमें, क्या लगा मैं हाथ लगाऊंगा ये इधर ले भाई कर लिया काम हुआ है। चलो खैर अब मेरी बात ध्यान सुनेगा। जैसे ये हमारे अंडे होते हैं, अंडा जब कच्चा होता है तो बड़ा वाइट लिक्विड पार्ट होता है, लेकिन जैसे हमने उसे बॉईल किया तो वो क्या हो गया, रबर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। प्रोटीन क्या हो गया उसमें, डीनेचर्ड हो गया। खाना आप बना रहे दाल वगैरह, आपने उसे हीट किया 100 डिग्री के आसपास, 60 डिग्री 70 डिग्री पर, प्रोटीन क्या हो गया, डीनेचर्ड हो गया। अब सुनते बच्चे टेंशन में, कहने लगे जो जिम में से बाहर निकलने के बाद में अंडे तोड़े हैं क्या फायदा। मेरी बात ध्यान सुनो, डीनेचर्ड का मतलब ये नहीं कि प्रोटीन खत्म हो गया। डीनेचर्ड का मतलब ये है कि प्रोटीन अपनी केवल बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस किया, मतलब जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हुआ, मतलब जो स्टेपल बॉन्ड था ना वो खत्म हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटा। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो होगा क्या, वो पेप्टाइड बॉन्ड कब टूटेगा, वो टूटेगा डाइजेशन के दौरान। जब आप प्रोटीन खाओगे हमारी बॉडी उस प्रोटीन को क्या करेगी, सिंपलर अमीनो एसिड में तोड़ करके अपनी जरूरत के हिसाब से अपना प्रोटीन बना लेगी। समझ रहे नहीं समझ रहे? आपने प्रोटीन लिया, डाइजेशन तो होगा ना, डाइजेशन में क्या होगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा, वो अमीनो एसिड अपना सीक्वेंस करके अपना बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा डीनेचुरेशन में केवल और केवल क्या होता है भाई, डीनेचुरेशन में केवल और केवल टर्शरी स्ट्रक्चर लॉस होता है। जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है एंजाइम की वो खत्म होती है, प्रोटीन खत्म नहीं होता। प्रोटीन खत्म होता है जब वो बिल्कुल मोनोमर यूनिट में यानी अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, और ये कहानी केवल और केवल कब होती है, डाइजेशन के दौरान। तो प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देगा स्ट्रक्चर के अंदर। आ रही बात समझ में? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर किसके अंदर, यानी लॉस करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी में आएगा, लेकिन बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या कर देगा, अपनी खत्म कर देगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो डीनेचुरेशन के दौरान टूटते हैं, स्टेपल बॉन्ड डीनेचुरेशन के दौरान टूटते हैं, पेप्टाइड सॉरी गलत बोल दिया मैंने, हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। पेप्टाइड और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होगा ना वो क्या है आपका, वो डाइजेशन के दौरान क्या होते हैं, टूटते हैं, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? तो डीनेचुरेशन में दोनों पॉइंट एक्स्ट्रा है। डीनेचुरेशन के अंदर केवल इतना रखिएगा कि ऑन चेंजिंग टेम्परेचर या पीएच प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। कहानी खत्म, पैसा आजम। 2 नंबर से फालतू नहीं पूछेगा। टेम्परेचर या पीएच चेंज करने पर प्रोटीन क्या करता है, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देता है, जिससे प्रोटीन का या एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। बस इतनी सी कहानी करनी है। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, लास्ट आता है बेटा यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड नाम से पता लग रहा है, एसिड मतलब कैसा है भैया, एसिडिक सब्सटेंस है। ये भी एक पॉलीमर है, किससे मिलकर के बना, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना है। काम क्या है बॉडी के अंदर, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या है, एक कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना। समझ में आ रही बात? कहता है ना कल ट्रांसफर ऑफ वन कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक पीढ़ी से एक कैरेक्टर कहा जा रहा, वो दूसरी पीढ़ी में जा रहा, उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। उसको कैरी करने का काम कौन करते हैं, बेसिकली ये आपके न्यूक्लिक एसिड करते हैं। उसके अलावा आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी खुद से प्रोटीन सिंथेसाइज करती है उसमें भी न्यूक्लिक एसिड क्या होता है आपका, इन्वॉल्व होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कहां प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है बेसिकली। अगर न्यूक्लियस नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो कहां मिलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ही देखने मिलेगा। चूंकि आप बायोलॉजी का तो पढ़ नहीं रहे, केमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ रहे, तो आप केवल इतने पढ़ेंगे जितना जरूरी है। ठीक है, 2 तरह के होंगे, एक होगा डीएनए, एक होगा आरएनए। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, कुछ याद आया? राइबोज शुगर पढ़ाई थी, डीऑक्सीराइबोज पता है। राइबोज का मतलब क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म है। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड ये डबल स्टैंडर्ड होगा यूजुअली, और डीएनए जिसे हम बोलते हैं हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का काम करेगा, सेल का बॉस होगा। आरएनए जो है वो यूजुअली क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। केवल कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके अंदर आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, अदरवाइज ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात आपकी, क्लियर है? 3 तरह के आरएनए होंगे, एक होगा हमारा एमआरएनए, एक होगा आरआरएनए, एक होगा टीआरएनए। एम फॉर मैसेंजर आरएनए, आर फॉर राइबोसोमल, टी फॉर ट्रांसफर आरएनए। कौन सा प्रोटीन बनना है ये इंफॉर्मेशन किसके पास में है, डीएनए के पास में है। वो डीएनए, अच्छा प्रोटीन कौन बनाएगा सेल के अंदर, राइबोसोम बनाएगा। राइबोसोम किससे मिलकर के बनता है, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए से। समझ में आ रही बात? राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, ये इंफॉर्मेशन कौन लेकर आएगा राइबोसोम के पास में, वो लेकर आएगा एमआरएनए। समझ में आ रही बात? और वो जो अमीनो एसिड की जो जरूरत पड़ेगी उसको लेकर आने का काम किसका है, टीआरएनए का है। अभी कंफ्यूज है, मैं दोबारा समझाता हूँ, देखिए क्या है। देखो मान लो डीएनए बैठा ऑफिस के अंदर, अपने देख रहा, लगा अच्छा कैमरे चला रखे डीएनए ने, उन्होंने देखा लो थरी की, वहां से क्या है, फला प्रोटीन कम है। ध्यान से सुनना, क्या है वहां पर, फला प्रोटीन कम है। उन्होंने एकदम घंटे बजाई, ट्रिन ट्रिन आवला हो लिया एमआरएनए, सेक्रेटरी है उसकी एमआरएनए। मे आई कम इन सर, हाउ कैन आई हेल्प यू सर,
हरी बात समझ, ठीक है। डीएनए ने कहा कर लगा बेटा वो प्रोटीन की कमी लग रही, बॉडी में प्रोटीन बनेगा। ठीक है सर, आप मुझे रेसिपी दे दो, क्योंकि रेसिपी किसके पास में है? केवल डीएनए के पास में। समझ रहे नहीं समझ रहे? डीएनए को क्या बोला कि सर आप क्या दे दो? रेसिपी दे दो। डीएनए ने कहा कर लगा रेसिपी लिख के ले जा, लेकिन कोड वर्ड में लिख के ले जा, कभी को रास्ते में देख ले। तो एमआरएनए ने क्या किया? एमआरएनए ने रेसिपी नोट करी। समझ में आ रही बात? नोट कर, मैसेंजर है ना, तो मैसेंजर मतलब दूत है। एमआरएनए किसके पास पहुंची? एमआरएनए पहुंची उसके पास में, राइबोसोम के पास में। राइबोसोम के पास में आरआरएनए हो तो उसका कंपोनेंट ही है। उसे ले जाके इधर उधर देख के पर्ची दे दी, कहने लगा पकड़। कहने लगा बॉस ने कहा ये वाला प्रोटीन बनना। कहने लगा अच्छा। जैसे राइबोसोम का हाथ पर्ची है, राइबोसोम ने देखा, कहने लगा अच्छा फला फला प्रोटीन बनना। राइबोसोम ने तलवार निकाल लिया, एमआरएनए का गला काट दिया। मैसेंजर है ना, गड़बड़ कर सकता है। तो एक बार संदेश भेज दिया, खत्म तेरा काम। समझ में आ रही बात? खैर ये लिख के मत आना एग्जाम में, कभी एग्जामिनर तुम्हारे से पूछे कि बताओ क्या, कहला सर तलवार निकाली और गला काट दिया। फिर एग्जामिनर का मैंने भी अपना पेन निकाला और जीरो रख दी। आ रही बात समझ? ऐसे नहीं करने। आ रही ध्यान सुनो। अब राइबोसोम ने देखा, कहने लगा हो प्रोटीन बनेगा, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड। अब राइबोसोम के पास में अमीनो एसिड तो है नहीं, तो फोन लगाएगा, हेलो नमस्कार मैं राइबोसोम बात कर रहा हूँ, हाँ जी बताओ क्या बात थी? अरे यार वो बॉस का ऑर्डर है, क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। अच्छा अच्छा, तो अमीनो एसिड चाहिए तुझे? हाँ बता सीक्वेंस बता। क्या लगा लिख ले, 2 किलो चावल, 5 किलो दाल, 3 किलो अदरक, अटरम शटरम नटरम लिखवा दिया। अब टीआरएनए क्या? टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। ये क्या है? ये है बेटा मजदूर। ये अमीनो एसिड की बोरी उठाएगा, सिर पे रखेगा और लेके चल देगा। उनको चलो भाई, समझ में आ रही बात? आ रही बात समझ में? ये क्या करेगा? ये लेके चल देगा और ले जाके किसे दे देगा? राइबोसोम का। राइबोसोम एक मुर्गा इधर से पकड़ा, एक पकड़ा, जोड़ के चल मेरा भाई, चल मेरे भाई, जोड़ता हुआ राइबोसोम ने अपना काम कर दिया। ऐसे प्रोटीन बनता है। अब समझ में आगे नहीं आगे? ठीक है, क्लियर है? चलिए अब ध्यान सुनेगा। न्यूक्लिक एसिड, चाहे डीएनओ चाहे आरएनओ, किसका पॉलीमर है? सर वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या बोला है? इस न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए चाहिए 3 चीजें। कितनी चीजें चाहिए? 3 चीजें। नंबर 1 पे एक 5 कार्बन की आपको शुगर चाहिएगी, तो नंबर 1 पे क्या चाहिएगा आपको? पेंटोज शुगर चाहिएगा। वो 5 कार्बन की शुगर आपके 2 टाइप की हो सकती है। अगर डीएनए है तो कौन सी होगी? वो डीऑक्सी राइबोज होगी, मोनोमर है ध्यान रखिएगा, मोनोसैकेराइड है। और या फिर क्या होगी आपके? या फिर क्या होगी? ये राइबोज होगी। समझ में आ रही बात? उसके अलावा यहां पर कुछ क्या होंगे? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होंगे। 2 टाइप के वो होंगे, या तो क्या होगा आपके वो प्यूरिन होगा, या फिर क्या होगा आपके वो पायरिमिडीन होगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है आपका? वो है यहां पर आपका फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीजें जब यहां पर तुम लेकर के आओगे तब जाकर के एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात आपके? अब ध्यान सुनिएगा। राइबोज शुगर का फॉर्मूला है C5H10O5, ठीक है। डी का मतलब हटाओ, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, राइबोज मतलब राइबोज से। तो राइबोज से एक शुगर हटाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C5H10O4, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये प्यूरिन और पायरिमिडिन ये कितने टाइप के आपके? ये फर्दर इनको डिवाइड करो तो प्यूरिन में एक आएगा हमारा क्या? एडेनिन, और एक आएगा हमारा ग्वानिन, ठीक है। पायरिमिडिन में क्या आएगा? एक आएगा हमारा साइटोसिन, एक आएगा यूरासिल, और एक आएगा बेटा थायमिन। समझ में आ रही बात? अब आप बोलोगे सर एडेनिन ग्वानिन है, तो ध्यान सुनिएगा। तो हुआ ये, साइंटिस्ट ने जैसे जैसे धीरे धीरे डिस्कवरी करी, पता लगा कि एक डीएनए के अंदर जितना प्यूरिन होगा उतना ही क्या होगा? पायरिमिडिन होगा। और प्यूरिन और पायरिमिडिन आपस में क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर रखते हैं। क्या बोला मैंने? प्यूरिन और पायरिमिडिन आपस में किससे जुड़े होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सवाल ये हुआ कि प्यूरिन जितना पायरिमिडिन ना, लेकिन सर पायरिमिडिन तो 3 टाइप के हैं, ये 2 टाइप के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेल में अगर 2 ये हैं तो 2 ही क्या मिलेंगे भाई? ये मिलेंगे। समझ में आ रही बात? तो डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं मिलता, डीएनए में क्या मिलेगा? थायमिन। तो कौन सा? पायरिमिडिन का थायमिन एडेनिन प्यूरिन के किससे कंबाइन करेगा? एडेनिन से। तो एडेनिन किससे जुड़ेगा भाई? जाकर थायमिन से 2 हाइड्रोजन बनाएगा। ग्वानिन किससे जाकर जुड़ेगा? साइटोसिन से। ये किसकी कहानी है? डीएनए की। तो सर फिर आरएनए में क्या होगा? आरएनए में ये होगा कि एडेनिन बजाय थायमिन के किससे जुड़ेगा? यूरासिल से, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से तो जुड़ेगा। इसमें कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है? तो आरएनए में क्या नहीं है? सर डीऑक्सीराइबोज नहीं है, आरएनए में थायमिन नहीं है। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लियर है? डीएनए में क्या नहीं है? राइबोज नहीं है और यूरासिल नहीं है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है भैया? अरे कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है? चलिएगा। इन तीनों को मिलाकर मैंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियोटाइड का नाम दिया। इन तीनों को मिलाकर क्या नाम दिया? न्यूक्लियोटाइड। एक वर्ड और आता है न्यूक्लियोसाइड। क्या वर्ड आता है भैया? न्यूक्लियोसाइड। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इनको मिलाकर के हम क्या नाम देंगे बेटा? इनको मिलाकर के हम नाम देंगे न्यूक्लियोसाइड का। और इसमें जब मैं फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बेटा न्यूक्लियोटाइड, याद रखना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या कर दिया यहाँ पर ये बना दिया। ये देखिएगा, न्यूक्लियोटाइड क्या है? शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप, और नाइट्रोजन बेस और शुगर मिलाकर के क्या बन गया आपका? ये न्यूक्लियोसाइड बन गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
हाँ न्यूक्लियोसाइड बन गया, कोई दिक्कत वाली बात है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया इसके बारे में, वही तो बताया, पेंटोस शुगर एक राइबोज है, एक डिऑक्सीराइबोज है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेसिस होगी। pyridine में एडेनिन ग्वानिन, पायरिमिडीन में साइटोसिन और यूरासिल। एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन डीएनए में होगा, यूरासिल नहीं होगा डीएनए में, और आरएनए में क्या नहीं होगा, थायमिन नहीं होगा, याद रखिएगा। कोई दिक्कत वाली बात है? अरे बता दे, नहीं बता दे। अब स्ट्रक्चर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो खत्म ही हो गया था, खत्म हो गया। एक सांस सिया खत्म हो गया, आई नहीं है सांस सीखने लगा हो, सांस अटक गई सर हमारी। अभी और पढ़ाऊंगा इसके बाद में, विटामिन भी तो है, हार्मोन भी तो है, एंजाइम भी तो। ये पीडीएफ खत्म हो गई, अभी तो लूंगा बेटा। 10:30 ही तो हुए, 9:30, अभी तो 1 घंटा हुआ हमें। कितनी देर के हो गए हमारी वीडियो देखना? 1.5 घंटे। रैप टमारो का 1.5 घंटे की नहीं, अब देखना हम लोग। बता जल्दी अब भी, तो फिर बोल रहा है जब देखने दी। कितनी होगी बेटा सिमोन? नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, अभी चल भी रहे। अच्छा मैं तो घबराहट हो गई थी, मगर मैं इतनी देर से गुड़ 1.25 घंटे की हुई। ठीक है, 1 घंटा और लगेगा अभी। ठीक है, हाँ 1 घंटा। 12 का है ना सर का ट्यूशन, शुभम सर का? 1.25 घंटे की, 12 बजे का है ना शुभम सर का ट्यूशन। तो मैं तुम्हें यहाँ से 11:45 पे छोड़ दूंगा, 15 मिनट तो जाने की मिलेगी। ठीक है, बाकी तुम बच्चे हो, तुम्हें रिलैक्स करने की तो जरूरत नहीं है। चलो भैया, कम बोल बे दुकानदार, आराम से बैठ जा, बहुत मारो मन नहीं। अब इधर ध्यान दो, अब इधर है, अब ध्यान सुनिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्ट्रक्चर समझते हैं क्या है, देखिएगा। देखो राइबोज शुगर 5 कार्बन के, जैसे ग्लूकोज में था ना, हमने टोटल कितने हैं, 5 कार्बन है, तो ग्लूकोज में कितने थे, 6 कार्बन। तो पहला और 5वां का साइक्लिक बनाया था, यहां पर किसका बनाएंगे, पहले का और चौथे का। समझ में आ रही बात? तो स्ट्रक्चर देखिएगा क्या है कि ये एक ऑक्सीजन है, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, और 5वां हमने कहा निकाल दिया, 5वां निकाल दिया बाहर। ये क्या है हमारा, राइबोज बनाऊंगा। राइबोज में कितना ऑक्सीजन है भाई, 5। राइबोज का फॉर्मूला क्या है, C5H10 और O5। 5 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए सर, 1 और 1 2, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ो 3, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ो 4, और एक ऑक्सीजन किधर हो गए हमारे 5। बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी है, मैं शो नहीं कर रहा, कोई दिक्कत वाली बात है। अब रिएक्टिविटी बताओ किसकी वजह से होगी, यहाँ पर जहां जहां OH ग्रुप होगा रिएक्टिविटी उसकी वजह से होगी, नहीं होगी। ये राइबोज है, ठीक है। अच्छा तो डीऑक्सी राइबोज में क्या है, अभी मैं बताता हूं, चलो। जहां जहां रिएक्टिविटी होगी वहीं वहीं पर कहां होगी रिएक्टिविटी, जहां जहां पर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो एक OH ग्रुप में हटा करके पहले कार्बन की पोजीशन फिक्स कर दी, किसके लिए, नाइट्रोजनस बेस के लिए। कोई भी नाइट्रोजन का बेस आएगा वो कहां पर आकर जुड़ेगा, कार्बन नंबर 1 पर जुड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात है। 1 यूनिट हमारी हो गई, 1 यूनिट हो गई हमारी अगली। ध्यान सुनिएगा, मैं फिर बना रहा हूं, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, इधर क्या है कार्बन, 1 2 3 और 1 4। कोई दिक्कत वाली बात है। इधर क्या हो गया हमारा, इधर हो गया CH2, और ये क्या हो गया हमारा OH। ये भी यूनिट किसके जुड़ गई आकर, ये भी आपके नाइट्रोजनस बेस है, ये OH आ गया, और ये क्या हो गया हमारा, ये OH आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है। अब ध्यान से देखिएगा अब होता क्या है। अब होता ये है कि ये जो पहले वाली शुगर का नंबर 1, मैं लिख देता हूं यहां पर, नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये है 1, ये क्या हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये क्या हो गया 5। पहले वाली शुगर का थर्ड OH, थर्ड कार्बन, अगले वाली शुगर के 5th कार्बन से क्या बाहर निकलता है भैया, एक पानी का मॉलिक्यूल यहां से क्या होगा, बाहर निकलेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा, जैसे बाहर निकला तो CH2 के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, वो बची। इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, तो बॉन्ड क्या बना, बॉन्ड बना हमारा ये वाला, कि ये CH2 है, तो इस कार्बन के साथ में ये ऑक्सीजन, और ये क्या है आपका, ये वाला कार्बन जुड़ा। कोई दिक्कत वाली बात है, सॉरी ये जुड़ा का, अरे यार सॉरी, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। क्या जुड़ेगा यहां से, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा यहां पर, और ये हमारा फॉस्फेट एक ग्रुप कहां जुड़ा, यहां पर, और एक कहां जुड़ गया भैया हमारा, ये यहां पर जुड़ा। ध्यान सुनिएगा, तो फॉस्फेट ग्रुप कहां, देखो आपने इसकी तो पोजीशन मिली गई थी तुम्हें नाइट्रोजन बेस की, तो शुगर और नाइट्रोजन बेस, शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलाकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और इस बॉन्ड का नाम क्या है, इस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या नाम है भैया इसका, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत वाली बात है। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए फॉस्फेट जोड़ेंगे। फॉस्फेट कहां जोड़ेंगे, कार्बन नंबर 3 पर, कार्बन नंबर 5 पर। कोई दिक्कत वाली बात है। अब ये बताओ, अगर डीऑक्सीराइबोज में से एक ऑक्सीजन हमने हटाई, तो वो कौन सी हटाई होगी सर, वो हटाई होगी जो कि ठाली पड़ी, जिसका ना तो यहाँ पे कोई काम आया ना यहाँ पर कोई काम आया। कौन सी थी वो, सेकंड नंबर वाली। समझ में आ रही बात? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका राइबोज है जहां पर सेकंड कार्बन से OH मौजूद है, और डीऑक्सीराइबोज में सेकंड कार्बन पर कोई OH मौजूद नहीं है, क्योंकि सारी की सारी पोजीशन क्या हो गई हमारी, ऑक्यूपाई हो गई। इस बॉन्ड को हमने क्या नाम दिया, एन ग्लाइकोसाइड
एरोमेटिक बॉन्ड का। ये जो बॉन्ड है हमारे, ये कौन से हमारे, ये है बेटा हमारे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, और ये स्ट्रक्चर हमारा किसका हो गया, डाई न्यूक्लियोटाइड का हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। और इसी के बिहाफ पर हमारा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, वाटसन एंड क्रिक। डीएनए डबल हेलिकल मॉडल 1953 में दिया था। हेलिक्स है ना, अब बताओ हेलिक्स कौन सा स्ट्रक्चर शो करता है, सेकेंडरी। आ गया, बताया था ना। तो हेलिक्स कौन सा स्ट्रक्चर शो करता है, सेकेंडरी। दो न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होंगी वे एक दूसरे से क्या करेंगे, अटैच रहेंगे। किसके थ्रू जुड़ेंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड से। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है कि पहले वाली का एडेनिन, अगले वाली का थाइमिन आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। पहले वाली का गुआनिन, अगले वाली का साइटोसिन आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। एक न्यूक्लियोटाइड की चेन ये रही, एक ये रही, दोनों के बीच में क्या हो गया, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। समझ में आ रही बात? तो हाइड्रोजन बॉन्ड ने क्या बनाई, स्ट्रेस बनाई कि नहीं बनाई, याद रखिएगा। क्लियर है? तो दो स्ट्रैंड कंप्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। और किस तरीके से, ये भी ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये क्या था आपका, ये था हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर आता है जो कि आप बायोमोलिक्यूल में मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ते हैं, वैसे बेसिकली वो आता है इनकी बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस के बारे में। समझ में आ रही बात? टोटल हेलिक्स की कितनी लेंथ हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, तो वो भी आप देख लीजिएगा। एक डीएनए का मॉडल क्या है, ये मुझे पता, गाली दे रहे तुम पीछे पीछे मेरे मुंह में, पता है मुझे। अरे ये देरी बैठी है, ठीक है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये क्या है हमारा, 1 2 3 4 कितने मिलेंगे टोटल यहाँ पर हमारे, ये 10 होते हैं, याद रखिएगा। एक हेलिक्स की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, हेलिकल लेंथ बोलते हैं। 34 एंगस्ट्रॉम की देखने मिलेगी। दो सीडी के बीच में कितनी डिस्टेंस होगा भैया, 3.4 एंगस्ट्रॉम का होगा। टोटल 10 का कितना होगा, 34 एंगस्ट्रॉम होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये बीच का डायमीटर कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम का है। पूरी डिटेल मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में है, तो आप वहां से देख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये क्या था हमारा, था हमारा न्यूक्लिक एसिड। अब बचता है हमारा विटामिन। तो विटामिन कितने, सुनिएगा, विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट एक तरीके से एनर्जी का सोर्स नहीं होते, लेकिन हमारे बॉडी में एसेंशियल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। आपकी बॉडी में विटामिन की कमी होगी तो कई सारे नॉर्मल फिजियोलॉजी इफेक्ट हो जाएगी। नींद ज्यादा आना, कम आना, आलस का आना, बॉडी में थकान महसूस करना, गिरावट महसूस करना, बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दो टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है वाटर सॉल्युबल, एक होता है फैट सॉल्युबल। जो आपका वाटर सॉल्युबल है वो केवल दो ही विटामिन है, एक है विटामिन बी और एक है विटामिन सी। और फैट सॉल्युबल में 4 विटामिन आते हैं, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई, याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन बी का क्या है, एनीमिया से रिलेटेड है। ठीक है, पूरा का पूरा आप इसमें एनसीईआरटी के अंदर आपके एक टेबल दी गई है, क्या सोर्स उसका है, कौन से विटामिन बी का क्या नाम है, ये आपको याद रखना है। विटामिन ए की कमी से क्या देखने मिलता है आपको, नाइट ब्लाइंडनेस देखने मिलता है। सोर्स वगैरह गाजर वगैरह जो होती है इसका, वो अच्छा सोर्स होती है। विटामिन सी की कमी से क्या होती है, इम्यूनिटी डाउन होती है। और आपके स्कर्वी, स्कर्वी का मतलब क्या है, पता है क्या हो स्कर्वी? हाँ भाई, पता नहीं, अर्दंतों का डॉक्टर है, इसे स्कर्वी नहीं पता यार, कुछ है खत्म है, कुछ नहीं पता। इस करी में होते हैं मसूड़े ऊपर खाड़पड़ हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, और खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है, काफी पेनफुल कंडीशन होती है। ठीक है, घंटा स्पेशल है, पता तो इस करवी का नहीं था, कहीं का स्पेशल है। अबे चुप बैठ, 12th में जब भी तो नोट छाप रहा तू वहां बैठ के, स्कूल से ज्यादा दुकान पे रहे तू, बकवास कर रहा। आ रही बात समझ में? उसके अलावा विटामिन के क्या होता है, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प होती है। चोट लग गई थोड़े टाइम के बाद में ब्लड क्या हो गया, क्लोट हो गया, तो विटामिन क्या क्या होता है वहां पर इन्वॉल्व होता है। विटामिन ई जो है वो आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यही इसी के साथ में हमारा बायोमोलिक्यूल का चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ। अच्छा लगा? अभी एक टॉपिक और बाकी है, हार्मोन और एंजाइम का। अच्छा लगा नहीं लगा? चलो अभी हम अगला टॉपिक है हमारा हार्मोन का और एंजाइम का। चलिए, तो एंजाइम क्या होते हैं भैया? एंजाइम होते हैं हमारे बायोकैटलिस्ट। क्या होते हैं बच्चों एंजाइम? हमारे बायोकैटलिस्ट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर चलने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर और पीएच को लेकर के। एंजाइम जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को शो करते हैं। डीनेचुरेशन, तो घूरी बैठी मुझे, तो घूरी में मास्टर खत्म कर दे, नहीं आज ही निपटा देंगे तुझे, बाहर निकल, तो घूरी बैठी हूँ, बता मुझे। एंजाइम जो है वो क्या शो करते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को शो करते हैं। ठीक है, जिनको टेम्परेचर पीएच चेंज करने पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपके क्या होंगे बेटा, ये आपके बेसिकली डीनेचर्ड हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? उसके अलावा एक आता है आपके हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं, आपके बहुत एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले माइन्यूट केमिकल होते हैं, जो कि सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्पफुल होते हैं। एक सेल से दूसरी सेल को कनेक्ट करने में क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और हार्मोन हमारी बॉडी के कई सारे फंक्शन को कंट्रोल करेंगे। जैसे आपकी ग्रोथ कितनी होगी वो हार्मोन डिसाइड करेगा। आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली ये ऐसी ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन ब्लड के अंदर डालती है उन्हें बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और उनसे निकलने वाले केमिकल को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। इन्हें हम केमिकल मैसेंजर के नाम से भी जानते हैं। एक सेल से दूसरी सेल को कम्युनिकेट करने में केमिकली क्या होते हैं बेटा, इन्वॉल्व होता है। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त नहीं हुए हैं, अभी और बाकी है थोड़ा सा। क्या करें, 2 घंटे मार दो मैं,
ठीक है, नमस्कार।